सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C1 बेड़े का पहला कठोर नियम। वॉच द बेस्ट डांसेस फाइंड कैम्स लाइव। वॉच द बेस्ट कॉस्प्ले गिर्स फाइंड कैम्स लाइव। चटकने की आवाज। वर्तमान समय 10:23 पूर्वाह्न 13 अक्टूबर 2030 है। हो सकता है यह इस रेडियो स्टेशन का आखिरी प्रसारण हो। शंघाई का पतन हो गया है और वह एक निर्जन क्षेत्र बन गया है। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। सभी जीवित बचे देशवासियों से निवेदन है, लाल चांद को 3 सेकंड से अधिक देर तक मत घूरो, स्ट्रीट लाइट के नीचे परछाइयों को नमस्कार मत करो, यह विश्वास मत करो कि मृत रिश्तेदार वापस जीवित हो उठेंगे। मानवीय ऊर्जा कभी बुझेगी नहीं। चटकने की आवाज। चेन ये रेडियो से आ रही कर्कश ध्वनि को सुन रहा था और उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। पूरे काफिले में निराशा का घुटन भरा माहौल छाया हुआ था। शंघाई, जो दुनिया के शीर्ष सुपर शहरों में से एक था, अब मानव प्रवेश वर्जित क्षेत्र बन गया था। ... कुछ महीने पहले वैश्विक स्तर पर अलौकिक घटनाएं घटित हुईं। बहुत कम समय में कुछ छोटे देश सीधे तौर पर मानव निषिद्ध क्षेत्र बन गए। अलौकिक शक्तियों के सामने मानव निर्मित आग्नेयास्त्र महज एक मजाक थे। अलौकिक शक्तियों को मारा नहीं जा सकता था, या यूं कहें कि उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। चेन ये जियांगचेंग से भाग निकला था और अन्य बचे हुए लोगों के साथ एक काफिला बनाकर शंघाई में स्थित बचे हुए लोगों के अड्डे की ओर जाने की योजना बना रहा था। इस समय चेन ये काफिले के भीतर एक 28 इंच की साइकिल पर सवार था, जिसकी पिछली सीट पर उसका सारा सामान रखा हुआ एक बड़ा बंडल था। जहां तक इस बात का सवाल है कि सर्वनाश की स्थिति में भी उसने परिवहन के लिए कार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और उसके पास केवल यह 28 इंच की साइकिल ही क्यों थी। चेन ये ने एक बार कार का दरवाजा खोलने के लिए पत्थर से खिड़की तोड़ दी थी, लेकिन चाबी के बिना वह कार स्टार्ट नहीं कर सका। एक आम इंसान होने के नाते वह नहीं कर सकता था जो फिल्मों में दिखाया जाता है, 2 तारों को खींचकर उन्हें जोड़कर और कार चलाकर ले जाना। चाबी न होने के कारण चेन ये को कार का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी ने भी प्रलय के इतने अचानक आने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए किसी ने भी पहले से ऐसे कौशल नहीं सीखे थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीदी, कारण एक ही था, यहां तक कि 28 इंच की यह साइकिल भी साइकिल शेड में बची एकमात्र साइकिल थी। ये काफिला काफी विविधतापूर्ण था। कुछ लोगों ने संशोधित ऑफ रोड वाहन, बसें चलाईं या मोटरसाइकिल की सवारी की। वहां बुजुर्गों के लिए बने मोबिलिटी स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले लोग भी थे। बेशक वहां कई साइकिल सवार भी थे। आखिरकार साइकिल की आवागमन क्षमता और सामान ढोने की क्षमता केवल 2 पैरों का उपयोग करने की तुलना में कहीं बेहतर थी। इस काफिले में शामिल लोगों को 2 सख्त नियमों का कड़ाई से पालन करना था। सबसे पहले, पीछे मत रहो, पीछे मत रहो, पीछे मत रहो। दूसरा, जितना हो सके उतना सामान जमा करें। पहले नियम को दूसरे नियम पर प्राथमिकता दी गई। आपूर्ति न होने पर भी जीवित रहने के तरीके मौजूद थे, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ दयालु लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे। या शायद यदि आप पीछे रह गए तो आपका केवल मृत्यु ही इंतजार कर रही थी। काफिले में शामिल अधिकांश लोग जियांगचेंग से बचकर निकले हुए लोग थे। उन्होंने शंघाई जाने की योजना बनाई थी। देश के प्रमुख शहरों में से एक होने के नाते सभी का मानना था कि शंघाई के पास अलौकिक शक्तियों से निपटने के तरीके जरूर होंगे। लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रेडियो पर यह खबर सुनने को मिली। शंघाई पहले ही एक निर्जन क्षेत्र बन चुका था। वह देश के प्रमुख शहरों में से एक था जहां सिर्फ एक शहर में करोड़ों लोग रहते थे। और अब ये खबर सुनकर आसपास से सिसकने की बेबस आवाजें आने लगीं। लोगों की आंखों में पहले जो आशा की छोटी सी लौ जल रही थी, वह अब राख जैसी निराशा में तब्दील हो गई थी। अत्यंत निम्न वायुमंडल में काफिला आगे बढ़ा। पूरे काफिले में एक अवर्णनीय माहौल छाया हुआ था। रात हो गई और काफिले ने डेरा डाल दिया। रक्तचंद चुपचाप आकाश में उदय हुआ, वृक्षों की चोटियों पर लटका रहा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रक्तमय पर्दा डाल रहा था। अलौकिक आभा पल भर में पूरे इलाके में फैल गई और बचे हुए लोगों ने अपनी सिसकियों को दबा लिया, मानो वे अंधेरे की गहराई में मौजूद किसी अज्ञात अलौकिक शक्ति को परेशान करने से डर रहे हों। रात के समय अलौकिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती थीं। दूर स्थित उन कस्बों से मदद के लिए धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जो मानव निषिद्ध क्षेत्र बन चुके थे, और ये आवाजें मनुष्यों को बचाव के लिए आने के लिए प्रेरित कर रही थीं। अलौकिक शक्तियों में भी इसी तरह की रणनीति आम थी। चेन ये ने अपनी 28 इंच की साइकिल की पिछली सीट से बंडल निकाला। उसमें से उसे अपना कैंपिंग पॉट और पोर्टेबल गैस स्टोव मिला, साथ ही मिनरल वाटर की आधी बोतल भी मिली। कैंपिंग पॉट और पोर्टेबल गैस स्टोव वे वस्तुएं थीं जिन्हें चेन ये ने अपने भागने के दौरान इकट्ठा किया था। इनके साथ साथ उन्होंने अपनी कमर पर एक हैंडबो भी रखा हुआ था। इस तरह की अराजक प्रलय में कभी कभी मनुष्य अलौकिक शक्तियों से भी अधिक भयावह साबित होते थे। उसने पैकेजिंग को फाड़कर नूडल्स का ब्लॉक बर्तन में डाला, आधी बोतल मिनरल वाटर डाला और पोर्टेबल गैस स्टोव जला दिया। नीली लपटें बर्तन के तल को चाट रही थीं और पानी में धीरे धीरे बुलबुले बनने लगे। कुछ देर सोचने के बाद चेन ये ने एक सॉसेज और खा लिया और फिर संतुष्ट हो गया। ये गैस का आखिरी कनस्तर था। एक बार यह कनस्तर खत्म हो गया तो भविष्य में कुछ भी गर्म खाना मुश्किल हो जाएगा। बर्तन से भाप उठी और इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू धीरे धीरे बाहर फैलने लगी। कैंपिंग पॉट से धीरे धीरे भाप उठने लगी और चेन ये सोचने लगा, अब शंघाई का पतन हो चुका था और वह एक निर्जन क्षेत्र बन गया था। भविष्य में उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए?
उसे याद आया कि अलौकिक घटनाओं के घटित होने से पहले उसने ऑनलाइन एक पोस्ट देखी थी। पोस्ट में लिखा था, अलौकिक प्राणियों को मारा नहीं जा सकता, केवल अनुक्रमिक महाशक्तियों को जागृत करके ही अलौकिक प्राणियों को मारा जा सकता है। उस समय उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि यह किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की मनगढ़ंत बातें हैं। अलौकिक घटना के बाद उसने अपने हाथ के धनुष से एक अलौकिक प्राणी को गोली मार दी थी। इसका परिणाम पूरी तरह से अप्रभावी रहा। अनुक्रम महाशक्तियां। पोस्ट में कहा गया था कि अलौकिक घटनाओं से जागृत होने के कई तरीके हैं। कुछ लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक जाग गए, कुछ अन्य लोगों को सीक्वेंस सीरम नामक पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर जगाया जा सकता है। पोस्ट में कहा गया था कि सैकड़ों सीक्वेंस हैं जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग क्षमताएं हैं। वह सचमुच जिज्ञासु था, अनुक्रम महाशक्तियां वास्तव में कैसी थीं। पोर्टेबल गैस स्टोव के बर्तन से इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू आ रही थी। चेन्ये को इंस्टेंट नूडल्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात में इंस्टेंट नूडल्स खा पाना ही काफी था। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स का ये कटोरा भी ऐसी चीज थी जो बहुत से लोगों के पास नहीं थी। आसपास मौजूद कई जीवित बचे लोग इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू सूंघकर अपने मुंह में पानी आने से खुद को रोक नहीं पाए, उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। अगर चेन्ये ने अपना धनुष बाण न उठाया होता तो शायद कोई आकर उसे छीन लेता। आखिरकार कुछ लोगों ने तो पूरे दिन से कुछ खाया ही नहीं था। उसने झटपट इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा खत्म कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान चेन्ये ने अपने हाथ में पकड़ी हुई धनुषाकार तलवार को कभी नीचे नहीं रखा। बर्तन धोना इतना विलासितापूर्ण काम था कि इसके लिए पर्याप्त पानी के स्रोत मिलने तक इंतजार करना पड़ा। अब पानी की हर एक बूंद बेहद कीमती थी। उसने सिगरेट के पैकेट में बची आखिरी सिगरेट जलाई, खाली पैकेट को मसल कर फेंक दिया। इस भयावह स्थिति में सिगरेट भी दुर्लभ वस्तु बन गई थी। एक सिगरेट पीते ही एक सिगरेट कम हो जाती थी। मन चमकती लौ ने चेन्ये के चेहरे की आकृति को रोशन कर दिया। उस मधुर सुगंध ने उसके मुंह और नाक के बीच हलचल मचा दी, जिससे चेन्ये की चिंता और भ्रम कुछ हद तक कम हो गया। उसने सिगरेट को तब तक पिया जब तक कि उसका स्वाद जलने जैसा नहीं हो गया, फिर उसने उसे फेंक दिया। जैसे ही रात हुई, चेन्ये ने रात गुजारने के लिए विला क्षेत्र से इकट्ठा किए गए कंबल को अपने बैग से निकालने की योजना बनाई। जैसे ही उसका हाथ कंबल को छुआ, चेन्ये के मन में एक संदेश प्रकट हुआ। कंबल को अपग्रेड करने के लिए 129 स्किल पॉइंट्स खर्च करने होंगे। अपग्रेड करें, उन्नत करना... 15 मिनट बाद चेन्ये को उस पाठ की पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया जो उसने देखा था। उसने जिस चीज को जागृत किया था वह कोई अनुक्रमिक क्षमता नहीं थी, बल्कि एक उन्नयन प्रणाली थी। जब तक उसकी इच्छा होती, वह जिस भी वस्तु को छूता उसे अपग्रेड कर सकता था। जैसे उसके हाथ में कंबल, उसकी कमर पर बंधा हुआ धनुष, या फिर वह पोर्टेबल गैस स्टोव जिसका इस्तेमाल उसने अभी खाना बनाने के लिए किया था। एकमात्र शर्त यह थी कि इसमें किल पॉइंट्स होने चाहिए। जब तक उसके पास पर्याप्त किल पॉइंट्स होते, वह कंबल को जादुई कालीन में भी बदल सकता था। शुरुआती खुशी के बाद चेन्ये को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से लेकर पैर तक ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो। उसके पास एक भी किल पॉइंट नहीं था। जैसे ही चेन्ये निराश महसूस कर रहा था, सूचना की एक और कड़ी सामने आई। ये देखते हुए कि मेजबान पहली बार इस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। ये सिस्टम होस्ट को 1 महीने की अवधि के लिए 300 किल पॉइंट उधार दे सकता है। इससे अंक भी मिल सकते हैं। बिना सोचे समझे चेन्ये ने सीधे लोन की पुष्टि करने के लिए क्लिक किया। ऐसी भयावह स्थिति में जहां कल अलौकिक शक्तियों द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है, अभी ऋण न लेना मूर्खता होगी। किल पॉइंट्स के साथ चेन्ये ने अपनी 28 इंच की साइकिल को देखा। उनके वर्तमान स्वरूप के लिए यह 28 इंच की साइकिल उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। इस 28 इंच की साइकिल को अपग्रेड करना निश्चित रूप से सबसे किफायती योजना थी। चेन्ये ने स्वयं देखा था कि जो लोग पीछे रह जाते थे वे फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे। काफिले का पहला अटल नियम, पीछे मत रहना, पीछे मत रहना, पीछे मत रहना। साइकिल को अपग्रेड करने के लिए मेरे सभी किल पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। चेन्ये ने अपने मन में ही सिस्टम को यह आदेश भेजने की कोशिश की। सिस्टम ने जल्द ही प्रतिक्रिया दी। क्या आप साइकिल को अपग्रेड करने के लिए 300 किल पॉइंट्स का उपयोग करने की पुष्टि कर सकते हैं? चेन्ये ने तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। 28 इंच की साइकिल के ऊपर एक रेत घड़ी की उल्टी गिनती दिखाई दी। अपग्रेड की उल्टी गिनती 4 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड, 4 घंटे 59 मिनट 58 सेकंड। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रलयकारी रात शांत प्रतीत हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मानवीय गतिविधियां बंद हो गई थीं। आकाश में तारे भी अधिक संख्या में दिखाई दे रहे थे। अगर उसके आसपास से कभी कभार सिसकने की आवाजें न आती तो चेन्ये को लगता कि इस दुनिया में कभी कोई बदलाव नहीं आया है। भोर की पहली किरण के साथ क्षितिज रोशन होने लगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने चेन्ये को चौंका दिया। अपग्रेड पूरा हुआ। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C2 साइकिल से तिपहिया साइकिल। क्षितिज पर दिखाई देने वाली धुंधली रोशनी का फायदा उठाते हुए चेन्ये ने देखा कि उसकी 28 इंच की साइकिल में महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके थे। मूल रूप से जो 2 पहिए थे वे अब 3 पहिए बन गए थे। टायर भी पहले से काफी चौड़े दिख रहे थे और उनके खुरदुरे खांचे एक मजबूत ऑफ रोड वाइब दे रहे थे। यहां तक कि पहियों की तीलियां भी काफी मोटी हो गई थीं। और फिर पीछे की तरफ सामान रखने के लिए एक बैग था।
इस कार्गो बेड के साथ लोडिंग क्षमता पिछली 28 इंच की साइकिल की तुलना में काफी बेहतर थी। 28 इंच की साइकिल 3 पहियों वाले वाहन में बदल गई थी। चेनिये ने इसका परीक्षण किया और पाया कि सिस्टम अपग्रेड किया गया ये 3 पहिया वाहन वास्तव में उनकी पिछली 28 इंच की साइकिल की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल था और इसे चलाना उल्लेखनीय रूप से आसान था। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि सिस्टम ने इस 3 पहिया वाहन में ऊर्जा बचत तंत्र स्थापित किया हुआ था। ये जी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? शाओ, कहीं तुम रात में सामान इकट्ठा करने तो नहीं निकल गई? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अरे बाप रे, ये चीज उन कारों से तो बिल्कुल भी बदतर नहीं है। सूर्योदय के बाद भी चेनिये के तिपहिया वाहन ने काफी ध्यान आकर्षित किया। कई जीवित बचे लोग ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से देख रहे थे। इस प्रलयकारी दुनिया में हर संसाधन अत्यंत मूल्यवान था, विशेषकर ये तिपहिया वाहन जो स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस वाहन को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार कुछ लोग पहले कारों के साथ काफिले में शामिल हुए थे, लेकिन जब उनका ईंधन खत्म हो गया तो उन्होंने अपने वाहनों को सड़क किनारे ही छोड़ दिया। पेट्रोल केवल आगे चल रहे उन 2 संशोधित ऑफ-रोड वाहनों में बैठे लोगों को ही मिल सकता था। ऐसी अफवाह थी कि उन दोनों ऑफ-रोड वाहनों में कुछ बेहद ताकतवर लोग सवार थे, विशेषकर एक युवा लड़की जो तलवार लिए हुए थी। योग पैंट पहने एक महिला पास आई। भाई, क्या आप मुझे अपने मालवाहक ट्रक में बैठने देंगे? पिछले 2 दिनों से चलने के कारण मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। बोलने के बाद महिला ने बनावटी ढंग से अपने पैरों की पिंडलियों को कामुक अंदाज में रगड़ा, जिससे आसपास खड़े पुरुष वासना से भर उठे। इस महिला को कुछ दिन पहले आपूर्ति जुटाने के अभियान के दौरान बचाया गया था और तब से कई पुरुष उसकी चापलूसी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह ऑफ रोड वाहनों में लिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। ऑफ रोड वाहनों ने उसे सिरे से नकार दिया था, इसलिए उसने दूसरे विकल्प के तौर पर चेनिये के तिपहिया वाहन से ही संतोष कर लिया। हालांकि चेनिये के 3 पहिया वाहन में 4 पहिए नहीं थे, लेकिन अगर आप कार्गो बेड में कुछ गद्दी लगा देते तो आराम का स्तर निश्चित रूप से पैदल चलने या साइकिल की सीट पर बैठने से कहीं बेहतर होता। बिल्कुल नहीं, चेनिये ने बिना सोचे समझे ही इनकार कर दिया। चेनिये के सीधे इनकार से वह महिला स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। सर्वनाश से पहले उस महिला की सूरत देखकर वह काफी आकर्षक मानी जाती थी। उसे इससे पहले कभी इतनी सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया गया था। सर्वनाश शुरू होने के बाद भी वह अब तक जीवित रहने के लिए अपनी सादगीपूर्ण सुंदरता पर ही निर्भर रही थी। उसके सामने खड़ा यह आदमी इतनी दृढ़ता से इनकार कैसे कर सकता था? चेनिये, आप जिया मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरी साइकिल में गद्देदार सीट भी है, आराम की गारंटी है। एक हटे कट्टे आदमी ने तुरंत कृपा पाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। महिला के चेहरे के भाव में थोड़ा सुधार हुआ और उसने चेनिये को गुस्से से घूरते हुए एक गर्वित राजकुमारी की तरह मुड़कर उस आदमी की साइकिल की ओर चल दी। उस व्यक्ति का नाम कियांगजी था, जो सर्वनाश से पहले किसी जिम में फिटनेस ट्रेनर था और उसका शरीर बहुत ही मजबूत और गठीला था। पहले इस व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन पेट्रोल खत्म होने के बाद उसने काफिले का पीछा करने के लिए एक साइकिल ले ली। योग पैंट पहनी महिला उस आदमी की साइकिल की सीट पर बैठ गई और शिकायत करने लगी। तुम्हारी बाइक इतनी असुविधाजनक है, क्या तुम एक 4 पहिया वाहन भी नहीं ले सकते? कियांगजी ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, 4 पहिया वाहन आसानी से मिल जाते हैं, वे सड़कों पर हर जगह दिखते हैं, लेकिन उनमें ईंधन भरना असुविधाजनक है, चार्जिंग भी असुविधाजनक है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपनी साइकिलों का ही इस्तेमाल करें। इस बात से धोखा मत खाओ कि वे अभी कितनी खुशी से गाड़ी चला रहे हैं, जल्द ही वे गाड़ी चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। दरअसल कियांगजी सिर्फ हवाई बातें करता था। इससे पहले सड़क के किनारे बिना मालिक की देखरेख वाली कारें खड़ी थीं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद वह उनमें से किसी को भी स्टॉप नहीं कर सका। जिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर आपको 4 पहिया वाहन नहीं मिल सकता तो चेनिये की तरह 3 पहिया वाहन क्यों नहीं ले लेते? कियांगजी, हम चेनिये की तिपहिया गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? जिया ने अपनी आवाज धीमी करके कियांगजी के कान में फुसफुसाया। कियांगजी ने चेनिये की कमर से लटके हुए धनुष पर एक नजर डाली। उसका चेहरा सतर्क था। जिया, चलो इसे भूल जाते हैं, चेनिये से पंगा लेना ठीक नहीं है। और उसके पास वो हाथ से चलाने वाला धनुष है। हम्फ, देखो तुम कितने काया हो। योग पैंट पहनी महिला ने ठंडी सी सांस ली और चुप हो गई। चेनिये ने हाथ से चलने वाले धनुष को अपनी कमर पर लटकाया और अपना सामान ढोने वाले ट्रक के कार्गो बेड में फेंक दिया। पहले इस बंडल को 28 इंच की साइकिल की पिछली सीट पर ले जाना थोड़ा असुविधाजनक था। अब इसे 3 पहिया वाहन के कार्गो बेड में रख दिया गया था, फिर भी काफी अतिरिक्त जगह बची थी। किसी कारणवश आज यात्रा की गति कल की तुलना में काफी तेज थी। सौभाग्य से इस 3 पहिया वाहन में ऊर्जा बचत तंत्र स्थापित था, जिससे इसे चलाना पिछली 28 इंच की साइकिल की तुलना में और भी आसान हो गया। आसपास साइकिल चला रहे लोग बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। वहीं चेनिये काफी तनाव मुक्त नजर आ रही थी। कियांगजी ने अपनी पूरी ताकत से साइकिल चलाई, उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। कियांगजी के पीछे बैठी योगा पैंट पहने महिला जिया ने चेनिये को और भी अधिक शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखा। घर, आगे घर हैं। काफिले में से किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया। ये चीख किसी शांत झील में पत्थर फेंकने के समान थी, जिससे लहरें उठ रही थीं। जो लोग सिर झुकाकर चल रहे थे, उन्होंने अचानक दूर की ओर देखना शुरू कर दिया।
उनके पीले कुपोषित चेहरे लालच और उत्साह से भरे हुए थे, यहाँ तक कि उनमें डर की भी झलक थी। चेनये ने ऊपर देखा तो उसे सड़क के किनारे इमारतों की कतारें दिखाई दी, जो किसी छोटे शहर जैसी लग रही थी। न सिर्फ चेनये, बल्कि काफिले में मौजूद हर कोई इमारतों के इस समूह को देखने के लिए मुड़ गया। शहर का मतलब आपूर्ति होता था। काफिले में शामिल कई लोगों का राशन पहले ही खत्म हो चुका था। चेनये के बैग में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। प्रलय के बाद अधिकांश शहर मानव निषेध क्षेत्र बन गए थे। शहर की आबादी जितनी अधिक होती थी, वह उतना ही अधिक खतरनाक होता था। उदाहरण के लिए, शंघाई जैसे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय महानगर के बारे में सोचने मात्र से ही यह कल्पना करना पर्याप्त था कि ऐसे स्थान कितने भयावह होंगे। जो लोग जियांगचेंग से किसी तरह बच निकले थे, वे उन भयावह विसंगतियों का दोबारा सामना करने की इच्छा नहीं रखते थे। यदि रात का समय होता तो काफिला ऐसे कस्बों से यथासंभव दूर रहता। पर अब दिन के समय आमतौर पर कोई असामान्य घटना दिखाई नहीं देती थी, जिससे बचे हुए लोगों को आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए कस्बों या गांवों में प्रवेश करने का अवसर मिलता था। काफिले में शामिल कई ऑफ-रोड वाहनों ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। चेनये ने अपनी कमर पर बंधे धनुष को सुरक्षित किया, अपने पैडल पर खड़ा हुआ और अपने तिपहिया वाहन पर सवार होकर शहर की ओर तेजी से बढ़ गया। वह साइकिल पर सवार बचे लोगों को पीछे छोड़ गया। कई लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। ये जानवर इतना तेज! चेनये के पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने गुस्से से भरी गाली दी। धिक्कार है, वह दुर्घटनाग्रस्त होकर मर क्यों नहीं जाता? हो सकता है उस कस्बे में कुछ असामान्य बातें हों। धिक्कार है, विसंगतियों से क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं पहले भूख से मर जाऊंगा। साहसी लोगों को भोजन मिलता है, जबकि सावधान लोग भूखे मरते हैं। जल्दी करो, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। पूरा काफिला उत्साह से भर गया, यहाँ तक कि पैदल चल रहे थके हारे बचे हुए लोगों में भी नई ऊर्जा आ गई। जैसे ही वे छोटे से कस्बे के पास पहुंचे, वहां से निकलने वाले रहस्यमय वातावरण को महसूस करते हुए सभी का उग्र उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। कस्बे के करीब पहुंचने से पहले ही उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाले खतरे की लहरें महसूस होने लगी। वह कस्बा सड़क किनारे एक विशालकाय जानवर की तरह बसा हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद पूरा शहर सर्दियों की रात की तरह उदास और ठंडा महसूस हो रहा था। एक मॉडिफाइड ऑफ-रोड वाहन सबसे तेज था, लेकिन जैसे ही वह कस्बे में प्रवेश करने वाला था, उसने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे टायरों ने जमीन पर दो गहरे काले निशान छोड़ दिए और एक चीखने जैसी आवाज निकली। पीछे चल रहे अन्य वाहनों से भी तेज ब्रेक लगाने की आवाजें आईं। शोरगुल अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। एकदम सन्नाटा। चेनये ने अपनी गति धीमी की और चार पहिया वाहनों के साथ साथ कस्बे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। जब उसने अपने सामने के शहर को स्पष्ट रूप से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ से उसकी आंतें निचोड़ी जा रही हों। उसके पैरों के तलवों से लेकर बालों की जड़ों तक एक भयानक भय फैल गया। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C3 सामग्री जुटाना। चेनये की नज़र में कस्बे के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गेट आया, जिस पर शिंगहुआ टाउन में आपका स्वागत है लिखा हुआ था। गेट पर उखड़ता हुआ लाल रंग उस जगह को वीरान सा दिखा रहा था। गेट के उस पार एक लंबी सड़क फैली हुई थी जो दूर तक जाती थी। हालांकि दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन सड़क के उस पार का हिस्सा अंतहीन अंधेरे को छिपाए हुए प्रतीत हो रहा था। सड़क के दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। उनके सभी बिलबोर्डों में एक समान काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर थे, जो आंखों को असहज महसूस कराते थे। सड़क के किनारे खरपतवार बेतहाशा उगाए थे, दीवारें धब्बेदार और जर्जर हो चुकी थीं, और यहाँ तक कि वे काले सफेद रंग के बिलबोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। विसंगतियों के सामने आने के बाद से केवल कुछ ही महीने बीते थे। फिर भी ये कस्बा ऐसा लग रहा था मानो दशकों से यहाँ कोई आया ही न हो। एक सड़ी हुई नम गंध उनके चेहरे पर आकर लगी। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि शिंगहुआ टाउन में कुछ गड़बड़ थी। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे, पिंडली फड़कने लगी थी और वे अनजाने में पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। चेनये की हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके हाथों में कमर पर बंधी हुई धनुषाकार तलवार थी। हालांकि हैंड क्रॉसबो एनोमलीज के खिलाफ बेकार था, लेकिन कम से कम इसने कुछ मनोवैज्ञानिक राहत तो प्रदान की। जिस तरह सभी लोग आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे, एक कर्कश आवाज सुनाई दी। बहुत हो गया टालमटोल, मैं पहले जा रहा हूं। सभी लोग आवाज की ओर मुड़े और उन्होंने देखा कि 2 मीटर से अधिक लंबा और 300 जिन से अधिक वजन का एक विशालकाय व्यक्ति एक मॉडिफाइड एसयूवी से उतर रहा है। हाँ, वह गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब वह आदमी जमीन पर खड़ा हुआ, तभी चेनये को एहसास हुआ कि वह कितना विशालकाय था। 2 मीटर से अधिक लंबा और विशालकाय शरीर वाला, उसकी भुजाएं एक औसत आदमी की कमर जितनी मोटी थीं। लोगों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह विशालकाय व्यक्ति हाथी की तरह दूर स्थित एक सुपरमार्केट के बिलबोर्ड की ओर दौड़ पड़ा। जिस दिशा में वह दौड़ा, वह स्पष्ट रूप से एक बड़े सुपरमार्केट की ओर इशारा कर रही थी। सुपरमार्केट का मतलब आमतौर पर प्रचुर मात्रा में सामान उपलब्ध होना होता था। अरे बड़े बेवकूफ, रुको! एसयूवी से एक अपशब्द की आवाज आई। गाड़ी स्टार्ट हुई और उस विशालकाय आदमी के पीछे चल पड़ी। अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्द ही एक दूसरी एसयूवी भी उनके पीछे पीछे आई, जो उस विशाल बिलबोर्ड के नीचे स्थित सुपरमार्केट की ओर बढ़ रही थी। धिक्कार है, भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है।
पास ही खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना छोटा सा मोटरयुक्त स्कूटर चालू किया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। तुम नौजवान लोग इस बूढ़े आदमी जितने बहादुर नहीं हो। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो देखना मैं कैसे दावत उड़ाऊंगा और शराब पीऊंगा। जाने से पहले उस बूढ़े व्यक्ति ने यह ताना मारा। बाकियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। कुछ देर तक लगातार गालियों की बौछार होती रही। उस टिप्पणी से कई लोग भड़क उठे और उनका अनुसरण करने लगे, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी जगह पर जमे खड़े रहे। चेन ये अपनी तिपहिया साइकिल पर उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसका निशाना दूर स्थित सुपरमार्केट नहीं था। वह सुपरमार्केट शहर के बहुत अंदरूनी हिस्से में था। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो भागना मुश्किल होता। चेन का लक्ष्य सड़क के किनारे स्थित दुकानें थीं। वे दुकानें शायद सुपरमार्केट जितनी समृद्ध न हो, लेकिन वे अधिक सुरक्षित थीं। साथ ही सड़क पर धूप भी थी। बचे हुए लोगों के अनुभव के अनुसार जब विसंगतियों द्वारा पीछा किया जा रहा हो तो धूप वाले क्षेत्र में पहुंचने से अक्सर विसंगतियां पीछा करना बंद कर देती थीं। वह ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था। कई अन्य लोगों ने भी दुकानों पर नजर डाली। सौभाग्य से यहाँ बहुत सारी दुकानें थीं। हर कोई बिना किसी विवाद के एक दुकान ले सकता था। चेन ये एक तंबाकू, शराब और किराने की दुकान पर रुका। कांच के दरवाजे से वह अंदर का लेआउट देख सकता था। कांच के काउंटर पर सिगरेटें रखी हुई थीं। एक थोड़े अंधेरे कोने में नाश्ते से भरी अलमारियों की कतारें खड़ी थीं। हालांकि रोशनी कम होने के कारण विवरण स्पष्ट नहीं थे। हालांकि आपूर्ति के मामले में ये छोटी किराने की दुकान किसी सुपरमार्केट से मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी चेन ये के लिए इसे लूटना फायदेमंद था। खासकर कांच के डिस्प्ले में रखी वो सिगरेटें वे बहुत लुभावनी लग रही थीं। चेन ये एक दशक से अधिक समय से धूम्रपान कर रहा था। सिगरेट के बिना दिन बिताना उसके लिए मुश्किल था। भोजन के अलावा सिगरेट, शराब और दवाइयां भी सर्वनाश के समय दुर्लभ और मूल्यवान थीं। जो लोग धूम्रपान नहीं करते थे वे भी आवश्यक वस्तुओं के बदले सिगरेट उठा लेते थे। चेन ये कांच के दरवाजे को तोड़ने के लिए ईंट ढूंढने ही वाला था कि उसने देखा कि ताला पहले ही जंग खाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसने हल्के से खींचकर कांच के दरवाजे का ताला खोल दिया। दरवाजे से अप्रिय सी चरमराहट की आवाज आई, यहां तक कि उसके कब्जे भी जंग खा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि धक्का देने पर ही टूट जाएंगे। चेन ये ने अंदर झांका। 3 बज चुके थे और 4 बजने वाले थे। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था और प्रवेश द्वार से दुकान के अंदर रोशनी आ रही थी। प्रवेश द्वार के पास का क्षेत्र रोशन था, जिसकी रोशनी सीधे सिगरेट काउंटर पर पड़ रही थी। अन्य कोने धुंधले रहे, जिससे प्रवेश द्वार की रोशनी और छाया के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा हो गया। हाथ में पकड़ी हुई धनुष को उठाते हुए चेन ये धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुआ। उसने सावधानीपूर्वक अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया और उसे किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का कोई संकेत नहीं मिला। उसने अपनी गति बढ़ाई, अपने बैग को पीठ से आगे की ओर घुमाया और अलमारियों से खाना उठाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे सिगरेट पीने की बहुत तीव्र इच्छा थी, फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। सर्वनाश की स्थिति में धूम्रपान न करने से मृत्यु नहीं होती, लेकिन भोजन के बिना मृत्यु अवश्य हो जाती है। उस क्षण तर्कसंगतता ने लालसा पर विजय प्राप्त कर ली। चेन ये के हाथ तेजी से चले। नजर आने वाली हर चीज उसके बैग में डाल दी गई। इस बैग को उसने खास तौर पर ऐसे ही समय के लिए रखा था जब वह पहले भी सामान इकट्ठा करके चीजें जुटाता था। इसकी क्षमता तो बहुत थी, लेकिन अलमारियों पर रखा भोजन उसकी अपेक्षा से कहीं कम था। कई अलमारियां खाली थीं। इस तरह की एक छोटे कस्बे की किराने की दुकान विविधता के मामले में शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले सुविधा स्टोर से कभी तुलना नहीं कर सकती। शिंगहुआ टाउन में सुपरमार्केट खुलने के बाद से यहाँ का कारोबार घट गया था। अगर प्रलय न आया होता तो ये छोटी सी दुकान शायद जल्द ही बिक जाती। चेन ये की नज़र में आने वाली कोई भी चीज़ उसकी नज़र से नहीं बच पाई। मसालेदार स्ट्रिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, जेली स्नैक्स, सब कुछ बैग में चला गया। बाहर सूरज की रोशनी धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रही थी और दुकान के अंदर धूप से रोशन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था। चेन ये ने अलमारियों को खाली कर दिया और बैग केवल 2/3 ही भरा था। उसने उसे दबाकर छोटा कर दिया और जो 2/3 था वह फिर से आधा हो गया। तभी उसने मुश्किल से अपनी निगाहें डिस्प्ले केस में रखी सिगरेटों पर टिकाई और एक गहरी सांस ली। इस बार उसकी गति और भी बढ़ गई। उसके हाथ मानो प्रेत की तरह चल रहे थे। वहां केवल ताजी ब्रांड की सिगरेट ही नहीं थी, बल्कि हुआजी के कई पैकेट भी थे, लेकिन अधिकतर सस्ते ब्रांड थे। हुआजी के केवल कुछ ही पैकेट थे। लोट्स ब्रांड तो और भी दुर्लभ था, केवल 2 या 3 पैकेट ही उपलब्ध थे। चेन ये ने नाक भान नहीं सिकुड़ी। उसने सारी सिगरेटें बैग में ठूंस दी। उसने कांच के काउंटर के नीचे वाली अलमारी भी निकाल ली। खाने पीने की चीजों के साथ मिलाकर वह काफी बड़ा बैग जल्दी ही पूरी तरह से भर गया। वह जितना सामान ले जा सकता था उतना भर लेता था। रोजमर्रा की गैर जरूरी चीजें पीछे छोड़ देता था। उसने शराब की 2 बोतलें भी उठा लीं। अचानक एक जानी पहचानी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये ठीक वैसा ही एहसास था जैसा उसे कस्बे के द्वार पर पहली बार खंडहर को देखकर हुआ था। जियांगचेंग में रहते हुए उन्हें कई बार इस अनुभूति का सामना करना पड़ा था। जो लोग बच गए वे सभी जानते थे कि उस भावना का क्या मतलब होता है। चेन ये के सिर के पिछले हिस्से से एक ऐसा चेहरा सटा हुआ था जो लाश से भी ज्यादा पीला था। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडी लहरों का एहसास हुआ। उसके हाथों के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। उसे नमी और ठंड से भरी दुर्गंध आ रही थी। उसके हाथों के पिछले हिस्से से लेकर पूरे शरीर तक रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडा सांप उसकी रीढ़ की हड्डी पर रेंग रहा हो।
चेन ये ने धीरे से अपना चेहरा घुमा लिया। ये लगभग 7 या 8 साल के एक बच्चे का चेहरा था जो उसके बहुत करीब था। पीली त्वचा, अत्यधिक गुलाबी गाल, आंखें और मुंह एक चाप में मुड़ गए, जिससे एक अस्वाभाविक रूप से विकृत मुस्कान बन गई। वह पूरा बच्चा देखने में ऐसा लग रहा था मानो कागज का बना हो। बंदर की तरह अंधेरे में बैठा हुआ बच्चा उत्सुकता भरी निगाहों से चेन ये को घूर रहा था। उनके बीच प्रकाश और अंधकार की एक विभाजक रेखा बन गई थी। एक तरफ अभी भी हल्की धूप बाकी थी, दूसरी तरफ घोर ठंडी छाया थी। जब चेन ये ने प्रवेश किया तो क्या कागज का बच्चा उस अंधेरे कोने में छिपा हुआ था या वह अभी अभी प्रकट हुआ था, ये वह नहीं बता सकता था। धत्तेरे की, चेन ये लड़खड़ा गया, एक काउंटर को गिरा दिया और बाहर भागने की कोशिश की। तभी उसने पाया कि किसी ने बाहर से कांच के दरवाजे में एक लकड़ी की छड़ी फंसा दी थी। दरवाजे पर बैरिकेड लगा दिया गया था। क्या कोई मुझे निशाना बना रहा था? उसी क्षण चेन ये ने शीशे के पार देखा कि एक पुरुष और एक महिला दरवाजे के बाहर उसकी तिपहिया साइकिल के सामने खड़े थे। उसने उन्हें पहचान लिया। वह महिला वही योगा पैंट पहनी हुई लड़की थी जिसे उसने पहले अस्वीकार कर दिया था। उसका नाम जिया था। वह व्यक्ति फिटनेस कोच कियांग जी था। उन्हें कुछ आभास हुआ और वे मुड़े। उनकी नजरें कांच के पार से चेन ये की नजरों से मिली। योग पैंट पहने महिला एक घमंडी ताना मारने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर चेन ये के पीछे अंधेरे में पीले चेहरे वाले बच्चे पर पड़ी। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसने घबराकर कियांग जी से वहां से चले जाने का आग्रह किया। ही बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। देवी चंद्र, ताबूत की रखवाली करो, भाई मिठाई का इंतजार कर रहा है और जी भर के रो रहा है। आवाज आती जाती रही, पास होते हुए भी दूर। ये कागज का बना रोता हुआ बच्चा था। लोरी में प्रयुक्त लेडी मून शब्द संभवतः चंद्रमा को संदर्भित करता है। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में चंद्रमा को अक्सर बच्चों की सुरक्षा से जोड़ा जाता है। कॉफिन से तात्पर्य दफनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बक्से से था। पुराने जमाने में मिठाई एक कीमती वस्तु हुआ करती थी, इसलिए कुछ जगहों पर बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद सांत्वना के रूप में मिठाई दी जाती थी। चेन ये को जियांगचेंग में एक कागज का रोता हुआ बच्चा मिला था। उन्हें शिंगहुआ कस्बे में ऐसा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसके सिर की त्वचा पर झुनझुनी सी सुन्नता फैल गई। स्विश, एक धनुष बाण का तीर निकला और कागज के रोते हुए बच्चे के शरीर के आर पार निकल गया। चेन ये का मन कर रहा था कि वह उस पल गुस्से से कोस दे। देवी चंद्र, ताबूत की रखवाली करो, भाई मिठाई का इंतजार कर रहा है और जी भर के रो रहा है। मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C4, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ लोग दुकानों में रखे सामानों पर नजर गड़ाए हुए थे, जबकि कुछ लोग दूसरों के सामानों पर नजर गड़ाए हुए थे। चेन ये तंबाकू और शराब की किराने की दुकान के अंदर सामान इकट्ठा कर रही थी। कोई न कोई शुरू से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वे कोई और नहीं बल्कि योगा पैंट पहने महिला जिया और फिटनेस ट्रेनर कियांग जी थी। उन दोनों के पास केवल एक साइकिल और एक बैग था। चाहे वे किसी भी तरह से आपूर्ति जुटा लें, वे चेन ये की तिपहिया साइकिल की बराबरी नहीं कर सकते थे। तो किसी को चेन ये की तिपहिया साइकिल पर नजर गड़ाने लगी। जैसे ही चेन ये दुकान में दाखिल हुई, इन दोनों ने चुपचाप दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और चालाकी से दरवाजे के हैंडल में एक लकड़ी की छड़ी डाल दी। उस समय चेन ये दुकान के बाहर हो रही घटनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी और सामान साफ करने में व्यस्त थी। अन्यथा वह इस नीच दंपति को अब तक धनुष का तीर उपहार में दे चुका होता। जिया, अगर हमने ऐसा किया तो हम शायद चेन ये को इतना नाराज कर देंगे कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाएगा। कियांगजी ने कुछ चिंता के साथ कहा। अरे निकम्मे मूर्ख, क्या तुम सचमुच चेन ये से इतना डरते हो? अपनी उस बड़ी काया को यूं ही बर्बाद कर दिया। योग पैंट पहने महिला जिया ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये तिपहिया साइकिल तुम्हारी साइकिल से कहीं बेहतर है। इसके अलावा वह खुद सामान इकट्ठा करने गया था। अगर उसकी साइकिल खो जाती है तो क्या वह हमें दोष दे सकता है? अगर वह बाद में हमें ढूंढने भी आता है तो अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? साथ ही ये भी एक सवाल है कि क्या चेन ये बाहर निकल भी पाएगा? जैसे ही उसने ये कहा, योगा पैंट पहने महिला का लहजा काफी खुशमिजाज हो गया। अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो अगर कोई मुझे ये तिपहिया साइकिल भी दे देता तो मैं इसे लेना भी नहीं चाहता। जिया ने तिरस्कार और प्रसन्नता दोनों भावों से कहा। जिया को इस हालत में देखकर कियांग जी के पास तिपहिया साइकिल की जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस तिपहिया साइकिल को पाने की खुशी ने चेन ये के प्रति उसके डर को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। हालांकि कियांग जी जानती थी कि चेन ये से पंगा लेना ठीक नहीं था। कियांगजी ने तिपहिया साइकिल के हैंडल को सहलाते हुए आश्चर्य से कहा, चेन ये की किस्मत वाकई अच्छी है। ये तिपहिया साइकिल कार से कम नहीं है। न तो इसमें पेट्रोल की जरूरत है और न ही चार्जिंग की। तभी काउंटर के पलटने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने तुरंत मुड़कर देखा और कांच के दरवाजे के पार एक शांत भावहीन चेहरा देखा। वह चेन ये था। चेन ये इस समय शांत भाव से उन्हें देख रहा था। इस शांत चेहरे के पीछे छिपी हत्या की मंशा ने उन दोनों को एक साथ कांपने पर मजबूर कर दिया। चेन ये प्रकाश में खड़ा था, जबकि अंधेरे में धुंधली सी एक छोटी आकृति दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या थी। कियांगजी, चलो जल्दी चलें, जिया ने घबरा कर कहा। चेन ये की निगाहों से चौंक कर
कियांग जी को भी चेन ये की घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ। वह सीधे तिपहिया साइकिल पर सवार हो गई और पैडल मारने के लिए खड़ी हो गई। उसे यह आश्चर्यजनक रूप से आसान लगा और वह जल्दी से उस जगह से निकल गई। वे चेन ये से इतना सावधान इसलिए थे क्योंकि वह भी चेन ये की तरह जियांगचेंग से भाग निकला था। भागने की प्रक्रिया के दौरान चेन ये ने एक छोटे गुंडे के हाथ पैर तोड़ दिए और फिर उसे सीधे पीछा कर रहे असामान्य जीवों की ओर फेंक दिया, जिससे चेन ये को भागने का मौका मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि वह बदमाश पहले चेन ये को बेहद स्नेह से भाई चेन कहकर पुकारता था। जो लोग नहीं जानते थे वे उसे चेन ये का छोटा भाई समझते थे। फिर भी चेन ये ने बिना किसी झिझक के उसे विसंगतियों के हवाले कर दिया। हालांकि वह बदमाश वास्तव में अच्छा इंसान नहीं था। भागने के दौरान उसने कई बुरे काम किए थे, लेकिन कियांग जी को हमेशा लगता था कि चेन ये को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कियांग जी जानता था कि चेन ये ऊपरी तौर पर शांत दिखता था, कभी कभी तो थोड़ा मजाक भी करता था, लेकिन अगर उसने सचमुच कोई कार्रवाई की तो कियांग जी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस समय का वह दृश्य कियांग जी कभी नहीं भूल पाएगा। उस कुछ हद तक विद्वान दिखने वाले व्यक्ति के पीछे निश्चित रूप से कोई अच्छा इंसान नहीं छिपा था। अगर जियाजिया लगातार उसे उकसाती न रहती तो कियांग जी कभी भी चेन ये को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जियाजिया ने कहा था कि जब तक वह उसकी रक्षा करेगा और उसे जीवित रखेगा तब तक वह उसकी प्रेमिका बनने पर विचार करेगी। इसी वादे के चलते कियांग जी ने लापरवाही भरा कदम उठाया। और अब चेन ये की निर्ममता के बारे में सोचते हुए कियांग जी को कुछ पछतावा महसूस हुआ। काश उसने उस मूर्ख औरत जियाजिया की बात न सुनी होती। चेन ये बस देखता रहा जब तक कि उसकी तिपहिया साइकिल धीरे धीरे दूर नहीं चली गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिलहाल अंधेरे में छिपी हुई विसंगति ही सबसे बड़ा संकट थी, और उसके सामने कांच का दरवाजा था जिसके हैंडल में लकड़ी की एक छड़ी फंसी हुई थी। इस तरह का कांच का दरवाजा देखने में कमजोर लग सकता है, लेकिन कभी कभी अगर आप इसे लात मारकर खोलने की कोशिश करें तो यह वास्तव में काफी मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी आप इसे बस हल्के से छूते हैं और कांच का दरवाजा चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई दो। चेन ये के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। चेन ये को अपने पीछे की ठंडक भी महसूस हो रही थी। अगर वह बाहर से आ रही धूप में खड़ा ना होता और उस विसंगति को अभी भी कुछ संदेह होता तो शायद वह अब तक मर चुका होता। जब असामान्य घटनाएं आम लोगों के सामने आती हैं तो लगभग हमेशा ही यह एक पल में मौत का कारण बनती हैं। लेकिन सूरज अभी भी पश्चिम में डूब रहा था और किसी भी क्षण उसके लिए कोई जगह नहीं बच सकती थी। व्यक्ति और उस असामान्य घटना के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम थी। कुछ ही समय में इस दुकान में सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं बचेगी, पूरी दुकान अंधेरे में डूब जाएगी। चेन ये ने दाएं बाएं चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई उपयोगी औजार नहीं मिला। दांत पीसते हुए उसने अपना पैर उठाया और सामने लगे कांच के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। बूम! इससे पहले जब चेन ये ने दरवाजा खोला तो कांच के दरवाजे के कब्जों से तेज आवाज में चरमराहट की आवाज आ रही थी। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब लात पड़ने से कांच का दरवाजा बुरी तरह हिल गया और अस्थिर प्रतीत हो रहा था। चेन ये ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक और जोरदार लात मारी। टक्कर के बल पर कांच का दरवाजा गिर गया और जमीन पर बिखर कर कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। चेन ये सीधे तंबाकू और शराब की इस दुकान से बाहर निकल भागा। जब दोपहर करीब 4 बजे की धूप चेन ये पर पड़ी तो उसके शरीर की ठंडक दूर हो गई। इससे चेन ये को ऐसा महसूस हुआ मानो वह पल भर में मानव जगत में लौट आया हो। उसने दुकान के अंदर के अंधेरे की ओर एक नजर डाली। एक पीली त्वचा वाला बच्चा अंधेरे में खड़ा था। उसके गालों पर लाल रंग के 2 धब्बे थे जो बेहद डरावने लग रहे थे और वह चेन ये को टकटकी लगाकर घूर रहा था। उसकी निगाहों में तीव्र आक्रोश झलक रहा था। देवी चंद्रमा, ताबूत पर अपनी रोशनी बिखेरो, छोटा भाई दिल खोलकर रोते हुए मिठाई का इंतजार कर रहा है। अब जबकि चेन ये पूरी तरह से धूप में खड़ा था, उसे उस असामान्य चीज से ज्यादा डर नहीं लग रहा था। अपना बैग पैक करते हुए चेन ये ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तिपहिया साइकिल की दिशा में दौड़ पड़ा। कियांग जी और जियाजिया जिस तिपहिया साइकिल पर जा रहे थे वह ठीक उसी बड़े सुपरमार्केट की ओर थी। चेन ये को पहले से ही चिंता थी कि बहुत गहराई में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उसके पास अपनी तिपहिया साइकिल के पीछे भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाम के 4 बजे भी सूरज पश्चिम में धीरे धीरे डूब रहा था। सूरज डूबने से पहले उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी तिपहिया साइकिल वापस लेनी थी। बेहतर होगा कि रास्ते में कुछ आवश्यक सामग्री भी इकट्ठा कर लें। सड़कों पर परछाइयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चेन ये को इस बात का भी एहसास हो रहा था कि इन अंधेरों में छिपी हुई आंखें उसे देख रही हैं। उनके समूह के शिंगहुआ टाउन पहुंचने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ चीजें जागृत हो रही हों। ... जिया, मुझे लगता है मैंने अभी अभी चेन ये को बाहर आते देखा। कियांग जी ने तिपहिया साइकिल को तेजी से चलाते हुए चिंता से कहा। योगा पैंट पहने महिला जियाजिया ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कियांग जी के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और डांटते हुए कहा, सच में मैं कह रही हूं कि तुम चेन ये से बहुत ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी इतने डरपोक क्यों हो? अगर वह सामने आ भी जाए तो क्या होगा? क्या वह सचमुच तिपहिया साइकिल वापस ले जा सकता है? अगर वह सचमुच आता है तो तुम उससे लड़ो, देखो कौन किसे हरा सकता है। जब हम इतने सारे लोगों के बीच वापस आएंगे तो क्या वह सचमुच तुम्हें मार सकता है? प्रलय के समय भी आप यूं ही लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मार सकते। कियांग जी के चेहरे पर दुख के भाव थे। उसने
उसने पहले भी हत्या की है। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? कियांगजी, मैं तुम्हारी आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम इतने काय हो तो मैं भविष्य में तुम्हारी प्रेमिका कैसे बन सकती हूँ? दरअसल कियांगजी को इस हालत में देखकर जियाजिया के मन में भी संदेह पैदा हो रहा था। जब वह भाग निकली और काफिले में शामिल हो गई तो समूह के कई पुरुष उसकी चापलूसी कर रहे थे, जैसे कि उसके सामने खड़ा ये कियांगजी मजबूत कदकाठी, अच्छे चेहरे के हाव भाव और बहुत बुद्धिमान भी नहीं। अगर चेन ये का अस्तित्व न होता तो कियांगजी निस्संदेह उसका सबसे अच्छा निशाना होती। लेकिन चेन ये को देखने के बाद कियांगजी में कुछ कमी सी महसूस हुई। लेकिन चेन ये ने उसे कभी ठीक से देखा तक नहीं था। उसने उसे कई मौके दिए, वह खुद भी उस तिपहिया साइकिल पर सवारी करना चाहती थी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। ये टूटी हुई तिपहिया साइकिल, अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो वह इसे देखती भी नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि कियांगजी चेन ये से काफी डरा हुआ था। योगा पैंट पहने महिला जियाजिया को कियांगजी के प्रति और भी अधिक घृणा महसूस हुई, और चेन ये के प्रति उसका रवैया और भी अनुकूल हो गया। अगर वो कमीना उसे खुश करने की कोशिश करे तो शायद वो कियांगजी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक न हो सकता है कि वह उसे तिपहिया साइकिल लौटाने में अनिच्छुक न हो। किसने उससे कहा था कि वह हमेशा ऐसा दिखावा करे कि वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है? ये युवती बहुत गुस्से में है। जिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ? सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाना पड़ेगा। बिना सामान के क्या तुम चाहते हो कि मैं भूख से मर जाऊं? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C5, यह साधारण अनुक्रम है। जब चेन ये शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि सुपरमार्केट के बाहर कई वाहन खड़े थे। वहां मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन, सेडान और यहां तक कि एक कोच बस भी थी। चेन ये ने इन्हें अपने काफिले के बेड़े का हिस्सा होने के रूप में पहचाना। सर्वनाश की स्थिति में वाहन का रखरखाव करना काफी मुश्किल था, चाहे वह बिजली से चलने वाला हो या पेट्रोल से चलने वाला। ईंधन भरना या रिचार्ज करना दोनों ही महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते थे। उसने अभी अभी 2 ऑफ रोड वाहनों को पेट्रोल पंप की तलाश में आगे बढ़ते हुए देखा था। जियांगचेंग से भागने के बाद से चेन ये को रास्ते में कई लग्जरी कारें मिली, जिनमें से कई ऐसे मॉडल थे जिन्हें उसने पहले केवल ऑनलाइन ही देखा था, और वे सभी सड़क किनारे लावारिस पड़ी थीं। सड़क पर बचे लोगों ने इन वाहनों को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तविकता फिल्मों से बहुत अलग थी। अधिकांश वाहनों को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उनमें ईंधन खत्म हो गया था। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रवास के दौरान उनके काफिले में शामिल कई लोग साइकिल पर सवार क्यों थे। आम लोगों को आवश्यक सामग्री जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। चेन ये ने तुरंत सुपरमार्केट के बाहर खड़ी अपनी तिपहिया साइकिल को देख लिया। उसका सामान मालवाहक डिब्बे में ही पड़ा रहा। जब उसने थोड़ी देर पहले अपना बैग खाली किया था तो उसने सब कुछ बाहर निकाल लिया था, और अब वह सब कुछ तिपहिया साइकिल के बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। जाहिर है वह मनहूस जोड़ा भी सुपरमार्केट आया था। शॉपिंग मॉल काफी बड़ा प्रतीत हो रहा था। शाम 4 बजे की धूप प्रवेश द्वार पर हल्की रोशनी डाल रही थी, जबकि अंदर का हिस्सा बिल्कुल अंधेरा और अस्पष्ट था। इतने सारे लोग अंदर आ चुके थे, अंदर चहल पहल होनी चाहिए थी, कम से कम कुछ शोर तो होना ही चाहिए था। फिर भी वहां अजीब सी खामोशी छाई रही। चेन ये ने प्रवेश द्वार के आसपास छानबीन करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद संयोगवश कुछ सामान मिल जाए। इस सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए कुछ साहसिक भावना की आवश्यकता थी, अन्यथा आप जल्दी ही भूख से मर जाएंगे। जहां तक उस अभागे दंपत्ति की बात है, वह उन्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देगा। लेकिन अब भी आपूर्ति जुटाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता थी। काफिले का दूसरा अटल नियम, जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करो। सर्वनाश की स्थिति में आपूर्ति ही सब कुछ थी। अपने बैग से सारा सामान निकालकर उसे दोबारा कंधे पर टांगने के बाद चेन ये घुटनों के बल नीचे झुक गया और धीरे धीरे सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसके हाथ में धनुष थामे हुए था और वह सावधानीपूर्वक दाएं और बाएं देख रहा था। किसी भी तरह की असामान्य स्थिति का संकेत मिलते ही वह तुरंत मुड़कर भाग जाता था। जैसे जैसे वह और गहराई में जाता गया, चेन ये को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी योजना में खामियां हैं। इस सुपरमार्केट का क्षेत्रफल उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। प्रवेश द्वार के पास की अलमारियां पूरी तरह से खाली थीं। केवल सबसे दूर वाली अलमारियों पर ही कुछ बचा हुआ सामान मौजूद था। चेन ये से कुछ ही दूरी पर 2 लोग अलमारियों के बीच घूम रहे थे, लगातार सामान उठा रहे थे और उन्हें अपने थैलों में भर रहे थे। चेन ये ने अपने हाथ में पकड़ी हुई धनुषाकार तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर अंत में उसे नीचे कर दिया। ये वो बदकिस्मत दंपत्ति नहीं थे, उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी, और वैसे भी वे दोनों ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते थे। आसपास इतनी सारी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करना अनावश्यक प्रतीत हुआ। चेन ये ने अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे सुपरमार्केट के अंदर और गहराई तक बढ़ने लगा। खाने पीने का सेक्शन बस आगे ही था। चेन ये दबे पांव आगे बढ़ा और उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। इन लोगों ने चेन ये के आगमन को देखा और तुरंत उसे चुप रहने के इशारे किए। इससे पहले कि चेन ये कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपने अंदर एक जानी पहचानी रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनी महसूस की। फिर से वही एहसास। चेन ये ने देखा कि एक युवती आगे की अलमारियों के बीच घूम रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। जहां गोदाम शैली के सुपरमार्केट शेल्फ असाधारण रूप से ऊंचे थे, वहीं सामान्य सुपरमार्केट शेल्फ की ऊंचाई आमतौर पर लगभग 2.2 मीटर तक होती थी।
लेकिन ये युवती अपनी आधी ऊंचाई तक उन अलमारियों से भी ऊपर खड़ी थी। इस अनुमान के अनुसार उसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक रही होगी। सामान्य मनुष्य इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। अब केवल एक ही संभावना बची थी। ये लड़की एक अपवाद थी। लड़की के बाल बिखरे हुए थे जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और चलते समय वह कठपुतली की तरह डगमगा रही थी। वह बेहद लंबी लड़की एक विशाल कैंची लिए हुए थी। उसके हाथों में कैंची लगातार खुलती और बंद होती रही, जिससे एक भयावह ध्वनि उत्पन्न हुई। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? बाहर आओ, चलो साथ में खेलते हैं। लड़की ने ये शब्द बुदबुदाए। उसकी आवाज लंबी और रहस्यमयी थी, मानो वह खुद से बात कर रही हो और साथ ही अंधेरे में छिपे छोटे चूहों से भी बात कर रही हो। अब चेन्ये को समझ में आ गया कि उन लोगों ने उसे पहले चुप क्यों कराया था। चेन्ये के माथे से पसीने की एक ठंडी बूंद टपक उठी। पेपर क्राइंग चाइल्ड से बच निकलने के बाद उसने कभी भी व्हाइट ड्रेस से जरवुमन से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। चेन्ये को लगा मानो उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। कैंची वाली महिला अलमारियों की एक कतार के पास से गुजरी और धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया। चेन्ये भी नीचे झुक गया और धीरे धीरे कैंची वाली महिला की नजरों से ओझल होकर दूसरी तरफ चला गया। तभी चेन्ये ने देखा कि खाने के सेक्शन में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें योगा पैंट पहनी महिला या कियांगजी नजर नहीं आए। उसने वहां मौजूद उस हटे कटे आदमी को जरूर देखा, जिसका विशाल शरीर हास्यास्पद रूप से सिकुड़कर छोटा होने की कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे के भाव कुछ मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। फिलहाल वह हट्टा कट्टा आदमी भी बेहद तनावग्रस्त दिख रहा था। गंभीरता से, अपने विशाल आकार के साथ, क्या आप विसंगतियों से भी डरते हैं? आप विसंगतियों से कैसे डर सकते हैं? कैंची वाली महिला को कुछ महसूस हुआ। वह अचानक रुक गई। उसके लंबे बालों से ढका हुआ सिर चेन्ये की दिशा में मुड़ गया। बालों के नीचे से 2 गहरे लाल रंग के प्रकाश बिंदु इधर की ओर दिखाई दिए। सभी की गतिविधियां पल भर में रुक गईं, मानो किसी जादू के असर में आकर रुक जाना हो। वातावरण में तनाव व्याप्त हो गया। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें फैल गईं। चेन्ये को समय धीरे धीरे बीतने का एहसास भी हो रहा था। हर सेकंड एक साल की तरह खींचता हुआ लग रहा था। अगर कैंची वाली औरत को उनके बारे में पता चल गया तो खुद समेत सभी लोग मर जाएंगे। सौभाग्यवश कैंची वाली महिला अंततः फिर से हिलने लगी और यंत्रवत रूप से आगे बढ़ने लगी। सभी ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। फिर कैंची वाली महिला के साथ लुका छिपी खेलना शुरू कर दिया। चेन्ये ने इस बारे में सोचा, इस तरह से जारी रहना टिकाऊ नहीं था। चेन्ये ने चुपचाप गोमांस के नूडल्स से भरी एक बाल्टी ली और उसे अपने बैग में डाल दिया। दूसरों ने यह देखा और उनके उदाहरण का अनुसरण करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के पास बुने हुए प्लास्टिक के थैले थे, जबकि अन्य के पास बैकपैक थे। सभी लोग चुपचाप अपने बैग में सामान भरने लगे और घबराए हुए अंदाज में कैंची वाली महिला को देखने लगे। चेन्ये इन लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। सर्वनाश के इस दौर में इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण वे कैंची वाली महिला का ध्यान आकर्षित करने से बचने में कामयाब रहे। ठीक उसी समय चेन्ये ने उत्साहपूर्वक सामान इकट्ठा किया। वह अचानक आगे चल रहे जीवित व्यक्ति की पीठ से टकरा गया। आगे देखते हुए उसने पाया कि सभी लोग हिलना डुलना बंद कर चुके थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं और वे सामने घूर रहे थे। 7 या 8 साल के एक असामान्य बच्चे ने सबका रास्ता रोक दिया। वह भयानक पीली त्वचा जो 3 दिन पुराने शव जैसी दिखती थी, वे असामान्य रूप से लाल गाल और वे जहरीली आंखें। ये था कागज का रोता हुआ बच्चा। वह उनका पीछा करते हुए यहां तक आ गया था। एक चीख ने सुपरमार्केट की खामोशी को भंग कर दिया। इस चीख ने अंधेरे में छिपी कुछ भयावह शक्तियों को जगा दिया। 3 मीटर लंबी सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला ने अकड़कर अपना सिर उनकी ओर घुमाया। अचानक एक असहनीय ठंड की लहर दौड़ गई, जिससे चेन्ये के हाथ और पैर कुछ हद तक सुन्न हो गए। स्निप स्निप, सुपरमार्केट में कैंची की आवाज गूंज उठी। हे, तो तुम यहाँ हो, क्या हम साथ खेलें? कैंची वाली महिला उनकी ओर बढ़ी और कई अलमारियों को गिरा दिया। हाय भगवान, भागो, मैं मरना नहीं चाहता। चेन्ये ने अपना बैग उठाया और भागने के लिए मुड़ गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह मुड़ पाता, उसने देखा कि आगे बचे 2 लोगों को विशाल कैंची से साफ साफ ऊपरी और निचले हिस्सों में काट दिया गया। दोनों जीवित बचे लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर गया, जबकि वे अभी भी अपने हाथों से रेंगते और संघर्ष करते रहे, जिससे फर्श पर खून के निशान बन गए। हे, शानदार, बहुत मजा आया, मैं और खेलना चाहता हूँ। कैंची फिर से उठी। अगले ही पल सूट और सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक और जीवित व्यक्ति कमर से 2 हिस्सों में कट गया। धिक्कार है, लड़ो। एक भयंकर दहाड़, पूरा सुपरमार्केट विस्फोटक ऊर्जा से भर गया। चेन्ये ने देखा कि 2 मीटर लंबा, मांसपेशियों से भरा वह विशालकाय व्यक्ति एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह पलक झपकते ही कैंची वाली महिला के आकार के बराबर एक विशालकाय व्यक्ति में बदल गया। वह भी 3 मीटर लंबा था और उसकी मांसपेशियां लोहे के टुकड़ों की तरह उभरी हुई थीं। कैंची वाली महिला की तुलना में उसकी समग्र उपस्थिति उतनी ही शक्तिशाली या उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। क्या ये सीक्वेंस सुपर पावर्स थे? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C6 क्रूर और निर्दयी। जब चेन्ये जियांगचेंग से भागा तो उसने पहले भी लोगों को ऐसा कहते सुना था। विसंगतियों को मारा नहीं जा सकता था, केवल अनुक्रम महाशक्तियां ही विसंगतियों का मुकाबला कर सकती थीं। सीक्वेंस सुपर पावर्स ही विसंगतियों के खिलाफ मानवता की आखिरी उम्मीद थे।
रास्ते में वाहनों के काफिले में शामिल लोग भी यही कह रहे थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके काफिले में कोई व्यक्ति वास्तव में सीक्वेंस सुपर पावर का उपयोग करता होगा। 2 मीटर लंबा यह विशालकाय व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच हमेशा से ही काफी विचित्र प्रतीत होता था, पर अब वह 2 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति 3 मीटर लंबे मांसल शैतानी आदमी में बदल गया था। अगर यह कोई अनुक्रमिक महाशक्ति नहीं थी तो चेन ये को इसका कोई और स्पष्टीकरण समझ में नहीं आ रहा था। दोनों दिग्गज कंपनियों के बीच सुपरमार्केट के खाद्य अनुभाग में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। पूरा फूड सेक्शन पल भर में युद्ध क्षेत्र में बदल गया। तभी चेन ये को समझ आया कि सीक्वेंस सुपर पावर का यह उपयोगकर्ता पहले सफेद कपड़े पहनी महिला से इतना भयभीत क्यों था। उस ताकतवर शैतानी आदमी ने दहाड़ मारी और सफेद पोशाक वाली कैंची वाली औरत पर मुक्का मारा, लेकिन सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला ने इसे आसानी से एक हाथ से पकड़ लिया। अगर वह मुक्का किसी इंसान के शरीर पर लगा होता तो चेन ये को इसमें कोई शक नहीं था कि वह उसे खून की धुंध में बदल देता। फिर भी इस दुबली पतली सूखी हुई सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला के पास अकल्पनीय अलौकिक शक्ति थी। सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला ने उस बलवान शैतान आदमी की मुट्ठी को ऐसे पकड़ा जैसे वह आटा गूंथ रही हो। ये तो पूर्ण वर्चस्व था। चेन ये पूरी तरह से अचंभित होकर देखता रहा। ये भी काम नहीं कर रहा था। उस ताकतवर शैतान जैसे दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर दर्द के भाव थे और दूसरे की भयावह हंसी के कारण उसका शरीर थोड़ा झुक गया। चेन ये को खुद नहीं पता था कि उस समय वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसने सीधे अपना धनुष उठाया और सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला पर एक तीर चला दिया। सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला के चेहरे की ओर धनुष का तीर सीधा चला जो उसके लंबे बालों के नीचे छिपा हुआ था। सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला के चेहरे के पीछे बालों में तीर मजबूती से फंस गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सफेद कपड़े पहनी महिला ने चेन ये की ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। सफेद कपड़े पहनी महिला की घूरती निगाहों को देखकर चेन ये का पूरा शरीर कांप उठा। भाड़ में जाओ, उस ताकतवर शैतानी आदमी ने हरकत की और उसकी दूसरी मुट्ठी सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला के चेहरे की ओर जोर से लगी, जिससे धनुष का तीर सीधे उसके चेहरे में जा घुसा। चेन ये की आंखों के सामने एक सूचना कौंध गई। आपने अनोखी सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला पर हमला किया, आपको जोड़ 200 वधन प्राप्त हुए। उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन चेक करने का समय नहीं था। चेन ये की भयभीत निगाहों के नीचे उस ताकतवर शैतान जैसे आदमी के मुंह से भी सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला का शरीर जरा भी नहीं हिला। उसकी पतली भुजा थोड़ी सी कांपी और उसने सहजता से 3 मीटर ऊंचे शरीर को हवा में उछाल दिया, जो अनगिनत अलमारियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। यह एक असामान्य घटना थी। मानवता के चमत्कार के रूप में सराही गई सीक्वेंस सुपर पावर व्हाइट ड्रेस सीजर वुमन के सामने एक खिलौने मात्र थी। महज कुछ ही महीनों में मनुष्य शहरों से बाहर निकलकर खानाबदोश बन गए और उन्हें लगातार भागते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे ही इस आपदा के सूत्रधार थे। अरे कुतिया, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक भयंकर दहाड़ के साथ एक विशालकाय शरीर ढह चुकी अलमारियों से बाहर कूद गया और सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला की ओर दौड़ पड़ा। उस विशाल शरीर की सतह के चारों ओर खून की एक हल्की सी आभा फैली हुई थी। ये जीवंतता चेन ये के अनुमान से भी अधिक थी। चेन ये के दिल का पलड़ा एक बार फिर इस बड़े मूर्ख की तरफ झुक गया। इन सब के बावजूद भी वह व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित था। सचमुच सीक्वेंस सुपर पावर्स वाकई सीक्वेंस सुपर पावर्स थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी यह आदमी दौड़ नहीं रहा था। लगता है उसे दिमागी समस्या है। तो फिर अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मैं लड़ूंगा। चेन ये ने भागने को कभी अपमानजनक नहीं समझा। यहां तक कि और डेविल हान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने पर हवा की तरह भाग जाता। जब ये बड़ा मूर्ख सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला से लड़ रहा था तब वह बहुत दूर भाग जाता था। जब तक वह सूरज की रोशनी तक पहुंच जाता तब तक विसंगतियां उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करती। चेन ये ने अपना बैग उठाया और पागलों की तरह दौड़ने लगा। चंद्रमा की देवी ताबूत पर चमकती है, छोटा भाई मिठाई का इंतजार करता है, जी भर कर रोता है। चेन ये के कानों में उस परिचित डरावनी बच्चे की आवाज गूंजी। चेन ये को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी टखने को पकड़ लिया है। नीचे देखने पर उसने एक पीले पड़े बच्चे को एक डरावनी मुस्कान के साथ सीधे आपकी ओर घूरते हुए देखा। मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। बच्चे ने अजीबोगरीब मुस्कान दी। चेन ये के कदमों की गति धीरे धीरे धीमी होती गई। सब खत्म हो गया। चेन ये के मन में बस यही एक विचार था। अचानक उसने देखा कि गिरी हुई अलमारियों से मिठाइयां चारों ओर जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। चेन ये ने झटपट कुछ कैंडी उठाए और मुझे देते हुए कहा, कैंडी, ये लो तुम्हारे लिए कैंडी। कागज का रोता हुआ बच्चा जम गया, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि चेन ये सचमुच मिठाई निकालेगा। ऐसा लग रहा था कि वह स्वीकार करने में अनिच्छुक था, लेकिन किसी नियम के चलते उसे चेन ये से मिठाई लेनी ही पड़ी। उस छोटे से पीले हाथ ने चेन ये की पिंडली को छोड़ा और मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ा। जब कागज का रोता हुआ बच्चा मिठाई ले रहा था तभी चेन ये तेजी से सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर भागा। हर तरफ जीवित बचे लोग अपने माता पिता के लिए चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। चेन ये ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कागज से बना रोता हुआ बच्चा मिठाई का रैपर खोलते हुए दिखाई दिया। दूर से ही बलवान शैतानी आदमी एक बार फिर हवा में उछल गया, लेकिन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और कैंची वाली औरत की ओर फिर से दौड़ पड़ा।
कार्टूनों के अविनाशी तिलचट्टे की तरह। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीक्वेंस सुपर पावर्स आखिरकार पूरी तरह से बेकार नहीं थे। वे अब भी काफी मजबूत थे, या यूं कहें कि सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला बहुत ही ताकतवर थी। उसके दिल में व्याप्त संकट का भाव थोड़ा कम हो गया, कम से कम अभी के लिए तो वह सुरक्षित था। चेन ये ने दाएं बाएं कई बार देखा, फिर ढह चुकी अलमारियों से 2 बड़े बैग निकाले, मुड़ी और तेजी से चली गई। पीछे से रुक रुक कर भयानक ठंडी हंसी की आवाज आ रही थी, उस ताकतवर शैतान जैसे आदमी की गुस्से भरी दहाड़ों के साथ। वह एक ही सांस में दौड़कर सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। जब चेन ये दोबारा धूप में खड़ा हुआ तो उसे आखिरकार ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मानव जगत में लौट आया हो। सुपरमार्केट के अंदर से अभी भी चीखें और खौफनाक आवाजें आ रही थीं। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, पास मत आओ। वाह वाह वाह, चारों ओर भयानक परछाइयां फैली हुई थीं। भाग रहे कई जीवित बचे लोगों को भयानक आकृतियों द्वारा वापस अंधेरे में खींच लिया जाता था। शिंगहुआ कस्बे में मौजूद सभी विसंगतियों को भीड़ ने ही चित्रित किया था। सूर्य की रोशनी की एक किरण ने विसंगतियों को बाहर निकलने से रोक दिया। अंधेरे में पीछा कर रहे असामान्य जीवों ने चेन ये पर अपने पंजे और नुकीले दांत लहराए, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उनकी शक्लें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। चेन ये ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। पसीने से उसके बाल भीग गए थे और उसके चेहरे से बुरी तरह चिपक गए थे। चेन ये मालवाहक ट्रक के पिछले हिस्से में धड़ाम से बैठ गया और लापरवाही से अपने साथ लाए दोनों बैग उसमें फेंक दिए। अगर यह उसकी पुरानी साइकिल होती तो शायद ये चीजें उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होती। चेन ये, तुम हमारी गाड़ी में क्यों बैठे हो? नीचे उतरो। तभी अचानक चेन ये को एक बेहद अप्रिय महिला की आवाज सुनाई दी। चेन ये ने मुड़कर देखा तो योगा पैंट पहने महिला जिया और फिटनेस ट्रेनर कियांग थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। दोनों के हाथों में 2-2 बंडल थे। पास के ही बगल वाले दरवाजे को देखकर चेन ये को अचानक समझ आ गया, ये दोनों पूरी तरह से बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने शायद इस बगल वाले दरवाजे को ढूंढ लिया था और इसी के जरिए सुपरमार्केट में प्रवेश किया था। अब वे भी सुरक्षित बाहर निकल आए थे। आपकी किस्मत अच्छी है। हालांकि अब ये दोनों बड़े बंडल उसी के थे। चेन ये, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, चेन ये, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? अभी मेरी गाड़ी से उतर जाओ और मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। बिना कुछ कहे चेन ये ने सीधे अपने हैंड क्रॉसबो में तीर भर दिए। भाई ये, चलो इस बारे में बात करते हैं। चलो इस बारे में बात करते हैं। उसके बगल में मौजूद फिटनेस ट्रेनर कियांग थोड़ा घबरा गया। कियांग जी, तुम इतने डरपोक क्यों हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। वूश, जैसे ही योगा पैंट पहने महिला जिया ने यह कहा, उनकी आंखों के सामने एक धनुष का तीर चमका और कियांग के गले को भेद गया। कियांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसके बंडल जमीन पर गिर गए। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली और अविश्वास से चेन ये की ओर देखने लगा। योगा पैंट्स के चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। योगा पैंट्स भी स्तब्ध रह गई, मानो किसी ने उस पर लकवाग्रस्त करने वाला जादू कर दिया हो। वह छलनी की तरह कांप रही थी, एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जमीन पर तरल की कुछ बूंदें बन गईं। तू शायद प्रलय बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए कुछ ही महीने बीते थे। इसलिए बहुत से लोग सर्वनाश के दौरान जीवित रहने के नियमों के अनुरूप पूरी तरह से ढल नहीं पाए थे। उससे पहले योगा पैंट पहने महिला बिल्कुल इसी तरह की थी। चेन ये ने सबसे पहले फिटनेस ट्रेनर की हत्या इसलिए की। इसका सीधा सा कारण यह था कि योगा पैंट वाली महिला की तुलना में ये शारीरिक रूप से मजबूत फिटनेस ट्रेनर उसके लिए अधिक खतरा पैदा कर रही थी। हालांकि उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक कायरतापूर्ण था, लेकिन अगर जीवन और मृत्यु का संघर्ष होता तो कौन जीतता, यह अभी भी अनिश्चित था। चेन ये की आंखों के सामने एक सूचना कौंध गई। आपने अपने दुश्मन को गोली मारकर मार डाला, आपको वध मूल्य जोड़ 1000 प्राप्त हुआ। चेन ये एक पल के लिए थम गया, फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने हैंड क्रॉसबो में तीर लोड करना शुरू कर दिया। चेन ये, तुम ऐसा मत करो। जैसे ही वह हैंड क्रॉसबो उठाने वाला था, योगा पैंट पहनी महिला चीखी, मुड़ी और वापस भागने की कोशिश की। विसंगतियों की तुलना में योगा पैंट पहनी महिला को अपने सामने चेन ये और भी अधिक भयावह लगा। अभी अभी जो तीर उसने चलाया उसमें उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वूश, धनुष का तीर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। योगा पैंट पहनी महिला पहले ही चीख पुकार मचाकर सुपरमार्केट के बगल वाले दरवाजे से वापस भाग चुकी थी। इससे पहले कि चेन ये कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महिला की चीख दोबारा सुनी। चेन ये, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह महिला लड़खड़ाते हुए वापस बाहर आ गई। अब वह महिला आंसू और नाक बहने के साथ रो रही थी। उसका सारा पूर्व अहंकार गायब हो गया था। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसका कुछ हद तक आकर्षक चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उस महिला के पीछे फटे पुराने कपड़े पहने एक आकृति खड़ी थी। जैसे ही वह महिला धूप में भागने ही वाली थी, फटे पुराने कपड़े पहने उस आकृति ने महिला के बाल पकड़े और उसे घसीटकर वापस अंधेरे में ले गई। चेन ये, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चेन ये, मैं गलत थी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कृपया, मैं अभी भी उपयोगी हो सकता हूँ। मैं अब भी उपयोगी हो सकता हूँ। मैं अब भी जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। चेन ये, मेरे घर पर बच्चे हैं, मैं मर नहीं सकती। चेन ये, तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो।
चाहे वह महिला कितनी भी गिड़गिड़ाती और संघर्ष करती रही हो, उसके पीछे मौजूद आकृति उसे धीरे धीरे दृढ़ता से वापस अंधेरे में घसीटती रही। चेन ये बस देखती रही, धीरे धीरे पीछे हटती गई और धूप में चली गई। महिला की विनतियों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जब तक वह महिला पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं हो गई, तब तक जमीन पर केवल उसके संघर्ष के निशान ही बचे रहे। तभी चेन ये को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका है। उसने दोनों थैलों को मालवाहक ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया। तब तक कई जीवित बचे लोग जो अभी अभी बचकर निकले थे, आसपास मौजूद थे, लेकिन न्याय के लिए आवाज उठाने और रुकने को कोई तैयार नहीं था। ये लोग हड़बड़ी में अपने वाहनों पर सामान लादने लगे, फिर मुड़े और भाग गए। आसपास का इलाका घबराए हुए लोगों से भरा हुआ था जो भाग रहे थे, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। चेन ये खड़ी हुई और तिपहिया साइकिल को पैडल मारते हुए दूर चली गई। जाने से पहले वह उन दोनों बंडलों को उठाना और उन्हें वाहन में डालना नहीं भूला। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C7 पलायन। जब से विसंगतियां उत्पन्न हुई, मानवता उन्हें कभी हरा नहीं पाई। असामान्यताओं को नष्ट नहीं किया जा सका, केवल सीक्वेंस सुपर पावर्स ही उनसे निपट सकते थे। लेकिन जो कुछ उसने अभी अभी देखा था, उसने चेन ये के मन पर एक काला साया डाल दिया था। वह ताकतवर शैतान आदमी निस्संदेह बहुत मजबूत था, फिर भी कैंची वाली औरत के सामने बेबस था। सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला के सामने बलवान शैतान आदमी एक बच्चे जैसा लग रहा था। चेन ये ने अपनी तिपहिया साइकिल तेजी से चलाई और कस्बे के द्वार की ओर भाग गया। अब तक सूर्य पूरी तरह पश्चिम की ओर झुक चुका था। सड़क के दोनों ओर से पड़ने वाली छायाओं ने सड़क के 4/5वें हिस्से को अंधेरे में ढक दिया था। चेन ये ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि उन पर छायों के भीतर अनगिनत गहरे काले विचित्र साए खड़े थे, जो जहरीली नफरत के साथ उसके समूह को घूर रहे थे। हर कोई समय के साथ होड़ कर रहा था। पास की एक छत पर एक काली आकृति तेजी से गुजरी। चेन ये ने बस एक नजर डाली और देखा कि उस आकृति की पीठ पर एक तलवार बंधी हुई है। वह एक लड़की है। वह एक महान तलवारबाज की तरह आगे बढ़ी, अपने जूतों की नोक से सड़क के संकेतों के किनारों को मुश्किल से छूते हुए हवा के झोंके की तरह उस सुपरमार्केट की ओर बढ़ रही थी जहां लड़ाई हुई थी। ये एक और सीक्वेंस सुपर पावर थी। उस काफिले में इतने सारे सीक्वेंस सुपर पावर कैसे मौजूद थे? सोचने का समय नहीं था। चेन ये पहले ही कस्बे के द्वार पर पहुंच चुका था और उसके मेहराब को पार कर गया। जैसे ही उनका समूह गेट से अंदर आया, एक बड़ी भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ी। भाई, क्या हुआ? हनी, हनी, क्या तुम वापस आ गए हो? छोटे भाई, तुम कहाँ हो? शहर के द्वार पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे। उनमें से अधिकतर महिलाएं थीं। वहां बूढ़े लोग या बच्चे ज्यादा नहीं थे। सर्वनाश की स्थिति में बुजुर्ग और बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए जब विसंगतियां प्रकट होती हैं तो उन्हें भागने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर वयस्क महिलाओं की सहनशक्ति और शारीरिक क्षमता वयस्क पुरुषों की तुलना में थोड़ी ही कम होती है, इसलिए वे अधिक आसानी से जीवित रह पाती हैं। उनमें से कई लोग चेन ये के चारों ओर जमा होकर सवाल पूछने लगे। चेन ये ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई धनुषाकार तलवार को कसकर पकड़ा और सतर्क रहते हुए भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। काफिले के आगे चल रहे संशोधित ऑफ-रोड वाहन से एक व्यक्ति नीचे उतरा। उसने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे, एक हुडी वाली स्वेटशर्ट, ढीली जॉगर पैंट और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने जूते नहीं पहने थे। उस व्यक्ति का चेहरा गंभीर और भावहीन था। वह नीचे झुका, मुट्ठी भर मिट्टी उठाए और उसे अपने मुंह में इस तरह ठूंस लिया जैसे कोई रसोइया अपने ताज़ा पकवान का स्वाद चख रहा हो। फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, चलो, अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। उसके ऐसा कहने के बाद उसके आसपास मौजूद कई लोगों के चेहरे भी बदल गए। वे रेंगते और दौड़ते हुए अपने वाहनों की ओर वापस भागे, मानो उन पर कोई भयानक आपदा आने वाली हो। नाना और आयरन लान का क्या हुआ? किसी ने पूछा। चिंता मत करो, वे पकड़ लेंगे। चलो, अब और बात नहीं। कुछ ही देर में इन वाहनों की आवाजाही अन्य बचे हुए लोगों की नजर में आ गई। क्या वे जा रहे हैं? ठीक है, दोपहर के 5 बज चुके थे। जल्द ही रात हो जाएगी। शहर इतना करीब था कि अंधेरा होते ही और शहर की असामान्य शक्तियां बाहर आ जाती तो काफिले में मौजूद हर कोई मारा जाता। नहीं, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, आप जा नहीं सकते। कृपया, मेरा भाई भी वापस नहीं आया है, हमें अकेला मत छोड़ो। कुछ लोग घबरा गए और उन्होंने काफिले को रोकने की कोशिश भी की। मरना चाहते हो? रास्ते से हट जाओ। मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन ने अवरोधकों को नजरअंदाज करते हुए बेतहाशा रफ्तार पकड़ ली। चेन ये के चेहरे का भाव बदल गया और वह उनके पीछे साइकिल चलाने के लिए तैयार हो गया। एक अधेड़ उम्र की आंटी ने अचानक चेन ये की तिपहिया साइकिल के हैंडल पकड़ लिए। युवक, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें अपने साथ ले चलो। हम बूढ़े हो चुके हैं, अगर तुम हमें नहीं ले जाओगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। चेन ये ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। उन्हें अपनी इस अधेड़ उम्र की चाची का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रलय से पहले इन सेवानिवृत्त आंटियों में से कई की पेंशन व्यावहारिक रूप से उनके वेतन से अधिक थी। वे बहुत ऊर्जावान थे, या तो स्क्वायर डांस कर रहे थे या अंडे चुराने के लिए सुपरमार्केट की ओर दौड़ रहे थे। अब वे उसकी तिपहिया साइकिल पर सवारी करने की मांग करने के लिए उम्र का बहाना बनाने लगे। भाड़ में जाओ। युवक, क्या तुम्हें पता भी है कि बड़ों का आदर करने और छोटों की देखभाल करने का क्या अर्थ होता है?
टकराना। चेनिये ने उस अहंकारी चाची को लात मारकर पास के नाले में गिरा दिया। उसने तिपहिया साइकिल पर पैर पटका और काफिले के पीछे तेजी से भागा। उसके पीछे से गालियों की बौछार उठने लगी। ऐसा लगता है कि अचानक आए प्रलय पूरी तरह से अच्छी नहीं थी। योगा पैंट वाली महिला जैसे कई लोग प्रलय के नियमों के अनुसार पूरी तरह से ढल नहीं पाए थे। सबसे आगे चल रहे ऑफ-रोडर ने अपनी सामान्य धीमी गति को छोड़कर रफ्तार पकड़ ली। जिन लोगों के पास वाहन नहीं थे वे जल्दी ही पीछे छूट गए। सौभाग्य से चेनिये की तिपहिया साइकिल में एक सहायक उपकरण था। माल से लदा हुआ बिस्तर होने के बावजूद भी वह मुश्किल से ही गति बनाए रख पा रहा था। उसी क्षण एक बस लड़खड़ाती और डगमगाती हुई शहर से बाहर निकल गई। चेनिये ने बस को पहचान लिया, ये काफिले का हिस्सा थी। पहले तो ये पूरी तरह से भरा रहता था, लेकिन अब खिड़कियों से देखने पर यह काफी खाली दिखाई दे रहा था। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बस को रोकने की कोशिश की और वह बस के नीचे आ गिरा और दूर जा गिरा। उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। ऐसा लग रहा था मानो बस के पीछे आग लगी हो। वह काफिले का पीछा करते हुए पूरी रफ्तार से भाग रही थी। चेनिये खड़ी हुई और पागलों की तरह साइकिल चलाने लगी। उसकी तिपहिया साइकिल कई साइकिलों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से गुजरी और एक मोटरसाइकिल के काफी पीछे लटकती हुई चली गई। ठीक उसी क्षण उसे पहले से कहीं अधिक यह इच्छा हुई कि उसकी तिपहिया साइकिल बिजली से चलने वाली हो। शायद अब 4 पहिया वाहन लेने का समय आ गया था। ईंधन भरना या रिचार्ज करना थोड़ा झंझट भरा होगा, लेकिन यह इससे कहीं बेहतर होगा। तिपहिया साइकिल लगातार दौड़ती रही। कई वर्षों से चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की बदौलत सड़कें अभी भी आवागमन योग्य थीं। कुछ गड्ढों के बावजूद चेनिये की तिपहिया साइकिल ने उन्हें आसानी से पार कर लिया। उसे नहीं पता था कि आगे चल रहे लोग पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे थे, लेकिन वह जानता था कि अगर वह उनके साथ नहीं दौड़ा तो आज रात उसकी मौत हो सकती है। आज ही उसे यह एहसास हुआ कि वास्तव में काफिले में 2 सीक्वेंस सुपरपावर मौजूद थे। शायद इसी वजह से काफिला अब तक सुरक्षित रहा। हौंफते हुए घरघराहट। चेनिये पसीने से तरबतर था, उसके कपड़े भीग चुके थे। उसके फेफड़े झुलसे हुए महसूस हो रहे थे और बुरी तरह फड़क रहे थे। अगर सहायक उपकरण न होता तो वह निश्चित रूप से पीछे रह जाता। फिर भी उसकी नजरों में आगे चल रहा काफिला धुंधला सा दिखाई देने लगा था। कुछ ही दूरी पर पीछे से भारी सांस लेने की आवाज आई। स्पष्ट रूप से कुछ साइकिल सवार आसपास ही थे। जहां तक पैदल यात्रा करने वालों की बात है, उसने किसी को नहीं देखा था। पता नहीं कितने समय बाद आगे की धुंधली रोशनी मानो रुक गई। उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी। आधे घंटे बाद चेनिये आखिरकार काफिले में वापस शामिल हो गया। लोग गाड़ियों से बाहर निकलकर टेंट लगा रहे थे। उसने देखा कि 2 मीटर लंबे हटे कट्टे आदमी को खुले मैदान में ले जाया जा रहा था। उसका बायां हाथ कंधे से कटा हुआ था और खून से घास लाल हो गई थी। उस हटे कट्टे आदमी के बगल में तलवार लिए एक लड़की और नंगे पैर वाला आदमी खड़ा था। चेनिये के आगमन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जाहिर तौर पर वे इस बात से हैरान थे कि सबसे पहले लौटने वाला व्यक्ति तिपहिया साइकिल पर सवार था। अपनी तिपहिया साइकिल खड़ी करने के बाद चेनिये एक कलाबाजी खाते हुए गिर पड़ा और जोर जोर से हौंफने लगा। हर सांस के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। लगभग 5 मिनट बाद उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बिखर गया हो। उसने खुद को जबरदस्ती उठाया, तिपहिया साइकिल के टायर के सहारे बैठ गया और एक सिगरेट निकाली, जिसे जलाते समय वह कांप रहा था। उस चमक ने चेनिये की आकृति को रोशन कर दिया। हफ। उसने धुएं का एक लंबा गुबार छोड़ा और निकोटीन के असर से उसकी कुछ थकान दूर हो गई। तभी उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने सिस्टम खोला और पाया कि उसके स्लॉटर पॉइंट्स पहले ही 1200 से अधिक हो चुके थे। पिछली अराजकता को याद करते हुए चेनिये के पास अब केवल एक ही योजना थी, अपनी तिपहिया साइकिल को एक इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल से बदलना। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C8 इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल का उन्नयन। चेनिये को यकीन नहीं था कि उसके मौजूदा 1200 से अधिक स्लॉटर पॉइंट्स वास्तव में पर्याप्त होंगे या नहीं। अगर उस ताकतवर शैतान आदमी की मदद न होती तो शायद वह 1000 से अधिक स्लॉटर पॉइंट्स भी हासिल न कर पाता। इस घटना का अनुभव करने के बाद चेनिये को अंततः इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल का अमूल्य महत्व समझ में आया। अगर आगे चल रहे काफिले ने रुकना नहीं होता तो वह काफिले से पूरी तरह पीछे छूट जाता। इस प्रलय में काफिले द्वारा छोड़ दिए जाने का मतलब था कि उसके लिए केवल एक ही रास्ता था, मृत्यु। चेनिये को पूरा यकीन था कि आज काफिले का जिस तरह से अफरा तफरी और अव्यवस्थित तरीके से भागना हुआ, उससे यही संकेत मिलता है कि उन्होंने किसी खतरे का पता लगा लिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना था कि वह काफिले से पीछे न छूट जाए। आदर्श रूप से उसे एक ऐसे तिपहिया वाहन में अपग्रेड करना चाहिए जो मानव शक्ति और विद्युत शक्ति दोनों का संयोजन करता हो। सामान्य काफिले की यात्रा के दौरान वह मानव शक्ति का उपयोग कर सकता था। आज जैसी आपात स्थिति में वह बिजली का उपयोग कर सकता है। सिस्टम, क्या मैं अपनी खुद की अपग्रेड योजना बना सकता हूं? चेनिये ने मन ही मन सिस्टम से एक सवाल पूछने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने तुरंत एक निश्चित उत्तर प्रदान किया। कुछ ही देर में चेनिये की आंखों के सामने एक 3D स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव आरेख प्रकट हो गया। ये सिस्टम द्वारा प्रदान की गई अपग्रेड योजना थी। सिस्टम की डिजाइन योजना में तिपहिया साइकिल के तीनों पहियों को पूरी तरह से वैक्यूम टायरों से बदल दिया गया था। तीनों टायर 16 इंच के हो गए। यहां तक कि कार्गो बेड भी पहले से अधिक मजबूत लग रहा था और इसका आयतन भी कुछ हद तक बढ़ गया था।
हैंडल बार में थ्रॉटल और ब्रेक लगे हुए थे और यहाँ तक कि एक हेडलाइट भी थी। चेन ये ने इस बारे में सोचा अगर बाद में बिना किसी आवरण के बारिश का मौसम आ गया तो वह सीधे बारिश के संपर्क में आ जाएगा। इसलिए चेन ये ने सामने वाले हिस्से को सीधे एक बंद केबिन में बदल दिया। साथ ही उन्होंने तीनों टायरों को ऑफ रोड सॉलिड टायरों से बदल दिया। वैक्यूम टायरों की तुलना में सॉलिड टायरों का फायदा यह था कि उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती थी और वे पंचर प्रूफ होते थे। वे भारी भार उठाने के लिए अधिक उपयुक्त थे। भले ही सस्पेंशन खराब हो जाता जिससे सवारी अधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाती और फ्रेम पर अधिक दबाव पड़ता, फिर भी इस सर्वनाश के बाद की दुनिया के लिए ठोस टायर अधिक उपयुक्त थे। कुछ सोचने के बाद चेन ये ने फ्रेम को मजबूत करने पर भी विचार किया। उस प्रणाली के भीतर चेन ये के एक विचार मात्र से ही प्रणाली उसके डिजाइन के अनुसार सभी योजनाओं को तैयार कर लेती थी। ये चेन ये की कल्पना से भी कहीं अधिक व्यापक था। ये प्रणाली किसी भी अनुचित योजना को सक्रिय रूप से अनुकूलित करेगी। मूल सिस्टम डिजाइन दो पहिया रियर ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। चेन ये ने इस बारे में सोचा और तुरंत इसे 3 व्हील ड्राइव सिस्टम में बदल दिया। इस प्रलय के समय में हालांकि 3 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से रियर व्हील ड्राइव से कहीं बेहतर था। चेन ये ने वाहन के चेसिस फ्रेम में भी बदलाव किया। उन्होंने इसे सीधे बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस में बदल दिया। यह उल्लेखनीय था कि विशिष्ट बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस का उपयोग केवल हार्डकोर ऑफ रोड वाहनों में ही किया जाता था। इसके फायदों में चट्टानों पर चढ़ने, रेगिस्तान पार करने और निर्जन क्षेत्रों में यात्रा करने की उपयुक्तता शामिल थी। ये ऐसे कार्य थे जो वर्तमान सर्वनाश के बाद की दुनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। इन संशोधनों के बाद उनके सामने मौजूद डिजाइन आरेख का मूल तिपहिया साइकिल से कोई संबंध नहीं रह गया था और वह पूरी तरह से एक अलग वाहन जैसा दिख रहा था। अगर उसके पास सचमुच ऐसी कोई सर्वनाशकारी तिपहिया साइकिल होती तो शायद वह उन संशोधित ऑफ रोड वाहनों से ज्यादा खराब नहीं होती। चेन ये ने सीधे पुष्टि पर क्लिक किया। उसके सामने मौजूद 3D मॉडल मायावी रूप से झिलमिला उठा और चेन ये की आंखों के सामने जानकारी की एक पंक्ति दिखाई दी। वर्तमान योजना के आधार पर उचित अनुकूलन किया जा रहा है। ऑप्टिमाइजेशन जारी है। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन में अपग्रेड करने के लिए 3500 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता है। पर्याप्त स्लॉटर पॉइंट्स उपलब्ध नहीं हैं। अपग्रेड योजना पूरी नहीं हो सकती। नहीं, धत्तेरी की, इसके लिए 3500 स्लॉटर पॉइंट्स चाहिए। इतने सारे, ये तो बहुत ही महंगा है। चेन ये हक्का बक्का रह गया। उसके पास फिलहाल सिर्फ 1200 से थोड़े अधिक स्लॉटर पॉइंट्स थे। लेकिन जब चेन ये ने अपने द्वारा डिजाइन की गई तिपहिया साइकिल को देखा तो उसके मुंह में मानो लार ही लार टपक रही थी। अगर उसे सचमुच इसे छोड़ना पड़े तो चेन ये इसके लिए तैयार नहीं होगा। चेन ये ने सिगरेट जलाई, इस बारे में सोचा और अंत में उसके पास मूल डिजाइन योजना में संशोधन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने उन कार्यों को हटा दिया जिनकी फिलहाल तत्काल आवश्यकता नहीं थी, केवल कुछ अत्यंत आवश्यक सुविधाओं को ही रखा। उसने हेडलाइट भी रद्द कर दी, स्लॉटर पॉइंट्स बचाने के लिए सब कुछ। कुछ मिनट बाद चेन ये ने अपने सामने प्रस्तुत सरलीकृत संशोधन योजना को देखा और मन ही मन कुछ अनिच्छा महसूस की। लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। वर्तमान अपग्रेड योजना के अनुसार 1200 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता है। अपग्रेड में 15 घंटे लगेंगे। अपग्रेड के साथ आगे बढ़ें। फिलहाल उनके पास केवल 1200 से थोड़े अधिक स्लॉटर पॉइंट्स थे। 15 घंटे स्वीकार्य थे। जैसे ही चेन ये पुष्टि करने के लिए क्लिक करने ही वाला था, उसकी नज़र थोड़ी दूर सड़क के किनारे पड़ी एक परित्यक्त मोटरसाइकिल पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मोटरसाइकिल सड़क किनारे गिरी पड़ी थी, पूरी तरह से जंग लगी हुई थी और उसकी दरारों में काई भी उगाई थी। सर्वनाश के दौरान ऐसे दृश्य हर जगह दिखाई दे रहे थे। अगर चेन ये के पास पर्याप्त भाग्य और धैर्य होता तो शायद उसे सीधे एक ऑफ रोड वाहन भी मिल जाता। तब शायद चेन ये को अपने सामने मौजूद इस तिपहिया साइकिल को ही अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई संभावना नहीं थी। चेन ये के पास मौजूद एकमात्र संपत्ति उसके सामने रखी ये तिपहिया साइकिल थी। अगर उसने जल्द ही अपग्रेड सिस्टम का उपयोग नहीं किया तो शायद वह कुछ और दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। सिस्टम, अगर मुझे कंपोनेंट्स मिल जाएं, तो क्या स्लॉटर पॉइंट्स को कुछ हद तक कम किया जा सकता है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, यदि उपयुक्त घटक मिल जाते हैं तो सिस्टम कुछ वध बिंदुओं को उचित रूप से कम कर सकता है। चेन ये ने अपने उत्तेजित दिल और कांपते हाथों को दबाया, एक सिगरेट जलाई और अपने भीतर की उथल पुथल को थोड़ा शांत किया। लौकी हल्की रोशनी से चेन ये का चेहरा धुंधला सा रोशन हो गया, जिससे उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई देने लगी। चलो शुरू करते हैं। चेन ये ने जमीन से उठने के लिए काफी संघर्ष किया। उसे अपने पूरे शरीर में केवल कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा था। उसने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को खींचकर तिपहिया वाहन के पास ला दिया। पास ही खड़े लोगों ने शोर सुना, चेन ये की ओर देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि यह साधारण व्यक्ति चेन ये क्या कर रहा था। उन लोगों ने पहले ही तंबू लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने आग जलाना और मांस भूनना भी शुरू कर दिया। मांस की सुगंध चेन ये की नाक तक पहुंची, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तेजी से लार टपका रहा हो। चेन ये ने अपनी भूख को जबरदस्ती दबाते हुए सिगरेट के केवल 2 कश लिए और सिस्टम संशोधन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम, क्या मैं इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल यहां मॉडिफिकेशन के लिए कर सकता हूं? मोटरसाइकिल के टायर, इंजन और यहां तक कि इसके कई पुर्जों का भी इस्तेमाल मॉडिफिकेशन के लिए किया जा सकता है।
हाँ, वर्तमान संशोधन के लिए 900 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता है। इससे केवल 300 स्लॉटर पॉइंट्स की बचत हुई। उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। सिस्टम, क्या स्लॉटर पॉइंट्स बचाने के कोई और तरीके हैं? हाँ, अगर मेजबान मोटरसाइकिल के सभी पुर्जों को अलग करके उन्हें प्रारंभिक रूप से तिपहिया वाहन पर लगा सकता है, तो 100 वधंग बचाए जा सकते हैं। यदि मेजबान को तीसरा टायर मिल जाता है, तो 100 स्लॉटर पॉइंट्स और बचाए जा सकते हैं। यदि मेजबान चेन ये समझ गया, वांछित अपग्रेड लक्ष्य की पूर्णता का स्तर जितना उच्च होगा, उतने ही अधिक स्लॉटर पॉइंट्स बचाए जा सकेंगे। चेन के पास फिलहाल कोई उपकरण नहीं था, इसलिए वह केवल इसी हद तक काम चला सका। ऐसा लग रहा था कि बाद में जब वह सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर जाएगा, तो उसे औजारों का एक सेट भी इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। असल में चेन ये देखना चाहता था कि क्या सड़क किनारे कोई और परित्यक्त मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह दूर तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। इससे काम चल जाएगा। सिस्टम में संशोधन के बाद मूल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन गैसोलीन से चलने लगा। यह अपरिहार्य था। ऐसा प्रतीत होता था कि बाद में आपूर्ति जुटाते समय उसे गैसोलीन की तलाश में काफिले का पीछा करना पड़ेगा। सौभाग्यवश संशोधन के बाद उसकी तिपहिया साइकिल में 2 ड्राइविंग मोड थे। एक मानव शक्ति द्वारा संचालित था और दूसरा इंजन शक्ति द्वारा संचालित था। लेकिन संशोधन के बाद इसे चलाना शायद पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सिस्टम में पुष्टि पर क्लिक करने के बाद चेन ने अपनी तिपहिया साइकिल पर एक रेत घड़ी की उल्टी गिनती देखी। अपग्रेड पूरा होने में 6 घंटे लगेंगे, जिससे पहले के 15 घंटों की तुलना में 9 घंटे की बचत होगी। इस हिसाब से गणना करने पर संशोधन का काम कल सुबह तक पूरा हो जाएगा। तभी चेन को अपने द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को देखने का समय मिला। जब वह सुपरमार्केट से निकला तो उसने 2 बड़े बैग ले लिए थे। योग पैंट पहनी उस महिला और कियांगजी से बाकी 2 बैग छीन लिए गए। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C9 असाधारण विधि से जागृति अनुक्रम। वॉच द बेस्ट कॉस्प्ले गिव्स फाइंड कैम्स लाइव। वॉच द बेस्ट डांसेस फाइंड कैम्स लाइव। चेन ने सबसे पहले सुपरमार्केट से लाए गए 2 बैग खोले। उसके मुंह में मौजूद सिगरेट पहले ही बुझ चुकी थी, इसलिए चेन ने उसे लापरवाही से फेंक दिया। अब तो प्रलय का समय था और सिगरेट के टुकड़े फेंकने पर कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। उसने एक और सिगरेट जलाई और निकोटीन की मनमोहक सुगंध का आनंद लिया। उसके बैग का आधे से ज्यादा हिस्सा सिगरेट से भरा हुआ था, इसलिए उसकी सिगरेट जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। इसलिए चेन थोड़ा खर्चीला होने का जोखिम उठा सकता था। तभी चेन ने अंधेरे में हलचल देखी। उसने अंधेरी दिशा को सतर्कता से देखा। लोगों का एक समूह हौंकते हुए उसकी ओर बढ़ा। आखिरकार कर ही लिया। हे भगवान, मैं तो लगभग मर ही गया था। वाह, वे राक्षस हमारा पीछा करना बंद कर दिए। हम बच गए। वाह, वे बराबरी पर आ गए थे। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि उनका पीछा राक्षसों ने किया था। शिविर में जल्दी ही शोरगुल मच गया। कुछ लोग एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। कुछ लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए जमीन पर गिर पड़े। अन्य लोग चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ लोगों ने वाहन से आए लोगों के समूह को घृणा भरी निगाहों से देखा। यहां तक कि तिपहिया साइकिल पर सवार चेन को भी उनके गुस्से का सामना करना पड़ा और शत्रुतापूर्ण निगाहें लगातार उस पर टिकी रहीं। चेन ने अपने हाथ में पकड़ी जाने वाली धनुष को पास में रखा और अपनी आंखों से इन लोगों को चेतावनी भरी नजर से देखा। इन लोगों की हालत बहुत खराब थी, कुछ के शरीर पर खून के धब्बे भी थे। लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति के लिए वह जिम्मेदार नहीं था और उसे उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले काफिले में लगभग 200 लोग थे, पर अब इस समूह को भी शामिल कर लें जो बाद में उनके साथ आ गया, तो पूरे काफिले में शायद 100 से भी कम लोग बचे होंगे। ये तो प्रलय थी। चेन ने अपनी तिपहिया साइकिल को वाहन से आए समूह के करीब ले जाकर अपने और इन नाराज लोगों के बीच कुछ दूरी बना ली और फिर अंततः उसे अपने वर्तमान लाभों को समझने का समय मिल गया। उसने एक थैला खोला जो पूरी तरह से चावल से भरा हुआ निकला। चावल की इस बोरी को देखकर चेन खुद को मुश्किल से निगलने से रोक नहीं पाई। उसे चावल खाए कई दिन हो गए थे। दूसरे बैग को खोलने पर पता चला कि वह तरह तरह के स्नैक्स से भरा हुआ था। वहां आलू के चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, मसालेदार स्ट्रिप्स और चॉकलेट थे। वहां कई बोतलें पेय पदार्थ और मिनरल वाटर भी मौजूद थे। यह एक विशाल स्नैक गिफ्ट पैक जैसा दिख रहा था। इससे चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे पेय पदार्थ चीनी की पूर्ति जल्दी कर सकते हैं और खाली बोतलें पानी संग्रहित करने के लिए भी उपयोगी होंगी। उसने इन सामग्रियों को व्यवस्थित किया, उन्हें थैलों में पैक किया और छिपा दिया। तभी चेन ने योगा पैंट्स वुमन और कियांगजी से मिले लाभों को खोलना शुरू किया। जब उसने योगा पैंट पहनी महिला का बैग खोला तो चेन खुद को जोर से कोसने से रोक नहीं पाया। इस मूर्ख महिला के थैले में ज्यादा खाना नहीं था। इसके बजाय इसमें काफी सारे कपड़े और जूते थे। ये ठीक रहता, इन दिनों में कोई भी आपूर्ति उपयोगी थी। लेकिन ये सभी कपड़े और जूते महिलाओं की शैली के थे। उस बैग में महिलाओं के लिए कई स्वच्छता उत्पाद भी थे। ये वस्तुएं संभवतः केवल दूसरों के साथ आपूर्ति के बदले व्यापार करने के लिए ही उपयोगी होंगी। इसके बाद कियांगजी का बैग था। कियांगजी का बैग चेन के बैकपैक से भी बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत सी चीजें थीं। चेन को कियांगजी के थैले में प्रोसेस्ड मीट भी मिला। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध सामग्री थी। वहां तरह तरह के स्नैक्स की भी कोई कमी नहीं थी।
वहां सूखे नूडल्स के 2 बड़े पैकेट भी थे। केवल ये 2 पैकेट ही चेन ये के लिए काफी समय तक चलेंगे। इतना ही नहीं, चेन ये को कियांग जी के बैग में कई कपड़े और एक जोड़ी जूते भी मिले। इससे चेन ये के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये याद रखना जरूरी था कि अभी भी अक्टूबर का महीना चल रहा था। मौसम अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए चेन ये को हर दिन बहुत पसीना आता था और उसका शरीर काफी समय से चिपचिपा हो गया था। उसके कपड़े भी गंदे थे, जिससे वह एक भिखारी से कुछ बेहतर नहीं दिख रहा था। भले ही वह नहा न सके, लेकिन साफ कपड़े पहनना कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। चेन ये ने उत्सुकता से जल्दी सूखने वाली कमीज पहन ली और अपने गंदे कपड़े एक बैग में रख दिए ताकि नदी किनारे डेरा डालते समय उन्हें धो सके। इन परिस्थितियों में आपूर्ति की थोड़ी सी भी मात्रा बर्बाद नहीं की जा सकती। हालांकि उसके पैरों में पहने जूते बदबूदार हो गए थे, लेकिन चेन ये का उन्हें फेंकने का कोई इरादा नहीं था। अपना पोर्टेबल गैस स्टोव और खाना पकाने का बर्तन निकालकर चेन ये ने आज अपने लिए अच्छा भोजन बनाने की तैयारी की। चाकू के बिना चेन ये को केवल अपने धनुष बाण के तीरों के सिरों का उपयोग करके बड़ी मेहनत से पका हुआ मांस का एक टुकड़ा काटना पड़ा और उसे बर्तन में डालना पड़ा। चावल धोने की बात तो चेन ये ने सोची भी नहीं। चावल धोने से पानी की बर्बादी होगी। उसने सीधे ही ठीक किए हुए मांस वाले बर्तन में थोड़ा पानी डाला और उसे पकाने के लिए पोर्टेबल गैस स्टोव पर रख दिया। कियांग जी के बैग में लाओगानमा स्पाइसी सॉस की 2 बोतलें भी थीं। इन दिनों लाओगानमा की 2 बोतलें मिलना वाकई एक वरदान साबित हुआ। आसपास पहुंचे बचे हुए लोग अभी भी रो रहे थे, लेकिन चेन ये को उनकी परवाह नहीं थी। इस प्रलय में जो लोग अभी भी आंसू बहा सकते थे वही जीवित रह सके। धुएं का छल्ला उड़ाते हुए चेन ये अपने तिपहिया वाहन से टेक लगाकर खाना पकने का इंतजार करने लगा। इस बीच वह उन लोगों पर पैनी नजर रखता था। ये पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने कोई अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, चेन ये ने फिर से सिस्टम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ट्राईसाइकिल के अपग्रेडेशन का काम पूरा होने में अभी भी 5 घंटे से अधिक का समय बाकी था। ये देखकर कि उसके पास अभी भी 300 स्लॉटर पॉइंट्स बचे हुए थे, चेन ये ने एक बार फिर उन सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ताओं के बारे में सोचा। सिस्टम, मैं सीक्वेंस सुपरपावर्स को कैसे जागृत कर सकता हूं? चेन ये ने केवल संकोचपूर्वक पूछा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। वर्तमान में सीक्वेंस सुपरपावर को जागृत करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सीक्वेंस सीरम प्राप्त करना और सीरम के माध्यम से सीक्वेंस सुपरपावर को जागृत करना। दूसरा है आत्म जागरूकता। चेन ये ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उन्होंने सीक्वेंस सीरम के बारे में सोचा भी नहीं। ये बेहद महंगा लग रहा था और वह निश्चित रूप से इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा ये सर्वनाश का समय था। मनुष्यों को लंबे समय से शहरों से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए सीक्वेंस सीरम प्राप्त करना शायद और भी कठिन हो गया था। दूसरा तरीका आत्म जागरूकता था। सिस्टम, क्या आत्म जागरूकता की कोई विधि है? हाँ, विनिमय के लिए 3000 वध अंक आवश्यक हैं। क्या मेजबान विनिमय करना चाहता है? चेन ये 3000 वध अंक, 1000 स्लॉटर पॉइंट्स हासिल करने में ही वह लगभग मरते मरते बचा। 3000 पॉइंट्स उसे कहां से मिलते? उसके खाते में बचे हुए 300 स्लॉटर पॉइंट्स को देखते हुए अगर वह सिस्टम के ऋण के बदले में कुछ भी बेच देता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। चूंकि सिस्टम वैसे भी कर्ज वसूल नहीं करेगा, तो वह इन 300 स्लॉटर पॉइंट से अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता है? चेन ये ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसका दिमाग तेजी से विचारों से भर गया। शिंगहुआ टाउन में बिताए उन दिनों को याद करते हुए, जब सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला का सामना करना पड़ता था या कागज के रोते हुए बच्चे से निपटना पड़ता था। आम लोग विसंगतियों के सामने पूरी तरह से असहाय थे। उनके पास लगातार भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिस्टम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे 300 स्लॉटर पॉइंट्स खर्च करके विसंगतियों से निपटा जा सके? चेन ये द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद सिस्टम पर एक छोटा घूमता हुआ आइकन दिखाई दिया, जैसे किसी ऐप को खोलते समय फोन पर दिखने वाला लोडिंग आइकन। उसने पूरे 10 मिनट इंतजार किया। ठीक उसी समय जब चेन ये को लगा कि इस व्यवस्था के पास भी कोई समाधान नहीं है, सिस्टम ने एक संदेश भेजा। विसंगतियों से निपटने के समाधान के लिए 300 वध अंक खर्च करें। विनिमय की पुष्टि करें। क्या सचमुच कोई तरीका था? चेन ये तुरंत सीधा होकर बैठ गया। पुष्टि करें, विनिमय करें। विसंगतियों के सामने पूरी तरह से असहाय होने का वह एहसास वास्तव में असहनीय था। हालांकि 300 स्लॉटर पॉइंट्स खर्च करने वाली विधि निश्चित रूप से निर्णायक समाधान नहीं होगी। कम से कम उसके पास पलटवार करने की कुछ क्षमता तो होगी। उसके खाते में मौजूद 300 स्लॉटर पॉइंट्स तुरंत गायब हो गए। चेन ये के सामने एक संदेश प्रकट हुआ। काले कुत्ते के खून का कुछ असर विसंगतियों पर हो सकता है। काले कुत्ते का खून। चेन ये को सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ। उसने इस तरीके की उम्मीद नहीं की थी। उसे पहले इस बात की चिंता थी कि तिपहिया साइकिल को अपग्रेड करने के बाद अगर उसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो वह क्या करेगा। अगर वह आगे मौजूद सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापार करने के लिए इस विधि का उपयोग करता है तो शायद उसे कुछ पेट्रोल मिल सकता है। पेट्रोल, चूंकि वह सीक्वेंस सीरम के बदले विनिमय कर सकता है तो उसे गैसोलीन या अन्य आपूर्ति के बदले भी विनिमय करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेन ये ने पूछताछ करने के लिए सीधे सिस्टम को फोन किया। सिस्टम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन विनिमय दरों पर एक नजर डालने के बाद चेन ये चुप हो गया। इन विनिमय दरों को देखते हुए चेन ये ने फैसला किया कि जब तक उसकी जान को खतरा न हो, वह किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेगा।
संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C10 यांत्रिक अनुक्रम। जैसे ही सुबह होने लगी, चेन ये की आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमक उठा। अपग्रेड पूरा हुआ। उसकी तिपहिया साइकिल में हल्की सी चमक दिखाई देने के बाद पूरा वाहन पूरी तरह से बदल गया। वह तिपहिया वाहन अब साइकिल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, बल्कि एक मोटरयुक्त 3 पहिया वाहन जैसा प्रतीत होता था। मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा बिल्कुल वही मोटरसाइकिल था जिसे चेन ये ने कल रात सड़क किनारे पाया था। हैंडलबार, सीट कुशन और वह गोल आकार का बड़ा ईंधन टैंक, अगर आप पिछले हिस्से को नजरअंदाज कर दें तो यह मूल रूप से एक मोटरसाइकिल ही थी। पीछे की ओर स्थित कार्गो बेड में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। उदाहरण के लिए, साइड की रेलिंग को थोड़ा ऊपर उठा दिया गया था। यदि आप पीछे की रेलिंग को समतल करके उस पर एक कुशन लगा दें, तो यह आसानी से आराम करने के लिए बिस्तर के रूप में काम कर सकता है। अब से चेन ये को रात में जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सीधे वाहन में आराम कर सकेगा। पूरे कार्गो बेड की वहन क्षमता को एक बार फिर बढ़ा दिया गया था। हालांकि यह अभी भी उस संपूर्ण डिजाइन से बहुत दूर था जिसकी उन्होंने प्रणाली के संबंध में कल्पना की थी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर का परिवर्तन हासिल करना काफी उल्लेखनीय था। बेशक कुछ कमियां अभी भी मौजूद थीं। उदाहरण के लिए, टायर, आगे वाले टायर में मूल मोटरसाइकिल टायर का ही इस्तेमाल किया गया था, जबकि पीछे के दोनों टायर साइकिल के टायर ही रहे। स्लॉटर पॉइंट्स बचाने के लिए यह एक समझौता किया गया था। आगे के हिस्से में सनशेड भी नहीं था, जिसका मतलब है कि हवा और बारिश के कारण भविष्य में सवारी करना असुविधाजनक होगा। यहां तक कि तिपहिया साइकिल के मुख्य ढांचे को भी मजबूत नहीं किया गया था। ये 3 व्हील ड्राइव के बजाय रियर व्हील ड्राइव ही रहा, जिससे ऊबड़ खाबड़ इलाकों में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इस स्तर को हासिल करने के लिए केवल 900 स्लॉटर पॉइंट्स खर्च करने पड़े, इसलिए यह निश्चित रूप से इसके लायक था। चेन ये ने इसका परीक्षण करने के लिए इस पर कदम रखा। सहायक उपकरण के साथ भी मानव संचालित मोड पहले की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ महसूस हुआ। यदि उसे पेट्रोल नहीं मिल पाता है तो यह वाहन उसके पिछले वाहन की तुलना में कम व्यवहारिक साबित हो सकता है। चेन ये की सोच में पहले ही बदलाव आ चुका था। अगर उसे कल जैसी ही कोई और स्थिति का सामना करना पड़ा तो संभावना है कि वह काफिले से पीछे छूट जाएगा। काफिले द्वारा छोड़ दिए जाने का केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। हालांकि इस मोटरसाइकिल के इंजन में शक्ति और गति की कमी हो सकती है, फिर भी यह साइकिल चलाने की तुलना में काफी तेज थी। अगर ईंधन भरवाने में परेशानी भी हुई तो उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। चेन ये ने काफिले के आगे की ओर देखा। उनमें 2 ऑफ-रोड वाहन, एक सेडान और एक बस शामिल थी। उनके पास पेट्रोल जरूर होगा। उसके पास मौजूद सामान के भंडार से शायद वह कुछ सामान का आदान प्रदान कर सके। जल्द ही चेन ये की मोटरयुक्त तिपहिया साइकिल ने काफी ध्यान आकर्षित किया। कई लोग ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखते थे। कुछ लोगों ने तो उपहास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह साइकिल पहले कितनी बढ़िया थी, अब उसने उसे इस अजीबोगरीब हाइब्रिड में बदल दिया है। कितनी झंझट है, अब उसे पेट्रोल के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। बिल्कुल सही, उसकी पुरानी तिपहिया साइकिल तो बढ़िया थी। शायद हमें उससे पूछना चाहिए कि उसका क्या हुआ, अगर हम उसे हासिल कर सकें तो। हा, क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि यह वही तिपहिया साइकिल है, बस इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं? रुको, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? आपका क्या मतलब है? इस आदमी ने रातों रात अपनी तिपहिया साइकिल को इसमें बदल दिया। ये कैसे संभव है? सांस फूल गई। जैसे ही किसी ने इस ओर ध्यान दिलाया, सब लोग चेन ये को घूरने लगे। सही, कोई सामान्य व्यक्ति रातों रात इस तरह की तिपहिया साइकिल में बदलाव कैसे कर सकता है? एक तिपहिया साइकिल को इस हद तक रूपांतरित करने के लिए सामान्यतः कई लोगों को कई दिनों तक काम करना पड़ता है। लेकिन क्या उसने ये काम अकेले एक ही रात में पूरा कर लिया? ये कैसे संभव हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति उन असामान्य व्यक्तियों में से एक था? सभी लोग चेन ये को संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ में सावधानी थी और कई लोगों में तो शुद्ध भय था। फिर भी किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। भीड़ में वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कल सुपरमार्केट के बाहर चेन ये को कियांग पर गोली चलाते हुए देखा था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर चेन ये को एक अनहोनी की आशंका से दिल बैठ गया। इस हंगामे ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया। वहां क्या हो रहा है? तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ऊंची चोटी वाली लंबी टांगों की एक लड़की चलकर आई। उसने ए ब्रांड के स्नीकर्स, हॉट पैंट, कार्टून प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी हुई थी और उसकी कमर से एक लंबी तलवार लटक रही थी। चेन ये ने उसे पहचान लिया। वह वही लड़की थी जो शिंगहुआ गांव से भागते समय छतों के बीच छलांग लगा रही थी। इतनी फुर्ती से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच दीवारों पर चढ़ सकती है और छज्जों को पार कर सकती है। वह सीक्वेंस सुपर पावर्स की उपयोग करता थी। हालांकि अन्य बचे हुए लोग लड़की की पहचान को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, फिर भी वे उसे स्पष्ट सतर्कता की दृष्टि से देखते थे। लड़की ने चारों ओर नजर डाली और फिर उसकी नजर चेन ये पर टिक गई। उसके बाद उसने अपनी दृष्टि उसकी मोटरयुक्त तिपहिया साइकिल पर केंद्रित कर ली। जब उसने वाहन को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। चेन ये का हाथ अपने हैंड क्रॉसबो की ओर बढ़ा। उसे इस बात का एहसास था कि वह शायद इस लड़की का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करना कोई विकल्प नहीं था। क्या यह मोटरसाइकिल आपकी है? लड़की बोली, उसकी आवाज सुनने में मधुर थी। यह मेरा है। वाह, कल तक आपके पास पैडल वाली तिपहिया साइकिल थी और आज आपने मोटरसाइकिल ले ली है।
वास्तव में प्रभावित करने वाला। क्या आपने अनुक्रम महाशक्तियों को जागृत कर लिया है? लड़की मुड़ी और उसकी चमकदार आंखें चेनये पर टिक गईं। उसके शब्द बिजली की तरह गरज उठे। चेनये पल भर के लिए जम गया। क्रम महाशक्तियां, क्या वह मेरे बारे में बात कर रही है? आसपास मौजूद बचे हुए लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों ने पहले भी सीक्वेंस सुपर पावर्स के बारे में किंवदंतियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। कल की घटनाओं के बाद अब कोई भी उन्हें महज मिथक नहीं मानता। अब इस लड़की के ये कहने पर कि चेनये ने अनुक्रम महाशक्तियों को जागृत कर लिया है, ये कैसे संभव हुआ? पहले जो तिरस्कार भरी निगाहें थीं, वे पल भर में ईर्ष्या और जलन में बदल गईं। हम मैकेनिक सीक्वेंस, नहीं तो आप इस स्तर का काम हासिल नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ आओ। बोलने के बाद लड़की चेनये को आगे खड़ी गाड़ियों की ओर ले गई। चेनये समझ गया, लड़की ने उसकी प्रणाली को अनुक्रम क्षमता समझ लिया था। उसे आगे आगे चलते देख चेनये ने कोई बहस नहीं की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वे अपने पीछे बचे हुए लोगों की एक भीड़ छोड़ गए जो ईर्ष्या से मानो ललचा रहे थे। इस काफिले में दो बिल्कुल अलग अलग सामाजिक वर्ग शामिल थे। पहले समूह में वे लोग शामिल थे जो आगे चल रहे वाहनों को चला रहे थे। चेनये के अनुमान के आधार पर इस समूह में कम से कम 2 सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता शामिल थे। वे संख्या में ज्यादा नहीं थे, शायद कुछ दर्जन लोग ही थे। शिंगहुआ कस्बे में कल हुई घटना के बाद उन्होंने अपने लगभग आधे सदस्य खो दिए थे। इन लोगों के कपड़े और समग्र जीवन शक्ति दूसरे समूह की तुलना में काफी बेहतर प्रतीत हुई। चेनये ने तो यह भी सुना था कि उनमें एक मशहूर हस्ती भी शामिल है। दूसरे समूह में वे जीवित बचे लोग शामिल थे जो साइकिल या पैदल चलकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। कल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों को महत्वहीन समझा जाता था। जैसे ही लड़की चेनये को आगे लेकर आई, सभी ने आश्चर्य भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। चेनये ने यह भी देखा कि एक नंगे पैर वाला युवक, जिसकी आभा विशिष्ट थी, उसे देख रहा था। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उस युवक की उपस्थिति अपने आप में बहुत ही असामान्य थी। नाना, ये कौन है? संपर्क, सेवा की शर्तें, सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C11, क्या मानवता के लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? अभी अभी इस व्यक्ति ने मैकेनिक सीक्वेंस को सक्रिय कर दिया है। लड़की के ऐसा कहने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने चेनये को आश्चर्य या ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। मैकेनिक सीक्वेंस, क्या ये सच है? हिस, मुझे बहुत जलन हो रही है। ये हमारे काफिले में चौथा सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ता है। हमारे काफिले में अब सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 अनुक्रम महाशक्तियों के उपयोगकर्ता, तो अभी भी एक और सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ता बाकी है। कौन है भाई? क्या वो नंगे पैर वाला युवक था जो पहले दिखा था? लड़की ने चेनये से कुछ ही दूरी पर खड़ी मोटर वाली तिपहिया साइकिल की ओर इशारा करते हुए अपना सिर झटका और गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह सीक्वेंस सुपरपावर्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकालने पर खुद से काफी खुश लग रही थी। कप्तान, आप सभी को यह वाहन याद रखना चाहिए। कल रात ये कैसा दिख रहा था और अब ये कैसा दिख रहा है? केवल एक असाधारण मैकेनिक सीक्वेंस वाला व्यक्ति ही इस स्तर का संशोधन हासिल कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? हमारे काफिले में मैकेनिक सीक्वेंस उपयोगकर्ता का होना काफी अच्छा है ना? बोलने के बाद लड़की ने चेनये के कंधे पर जोर से थपथपाया। सबकी निगाहें चेनये और उस मोटर तिपहिया वाहन के बीच घूम रही थीं। कई लोगों ने हैरानी भरी निगाहें डालीं। महिलाओं की आंखें चमक उठीं, जबकि पुरुषों की आंखों में ईर्ष्या और द्वेष झलक रहा था। ये थे पौराणिक सीक्वेंस सुपरपावर्स। बचे हुए लोगों ने लंबे समय से सीक्वेंस सुपरपावर्स के बारे में सुना था और इससे पहले शिंगहुआ टाउन में सीक्वेंस सुपरपावर्स की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यदि उन्हें किसी सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाए, इस विचार मात्र से ही कई लोगों की आंखें चमक उठीं। यांत्रिक अनुक्रम, यह मशीनरी से संबंधित किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति होनी चाहिए, है ना? मेरे अपने अपग्रेड सिस्टम के साथ मैं कुछ हद तक समान प्रतीत होता हूं। जागृत अनुक्रम महाशक्तियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। अनोखे स्वभाव वाला नंगे पैर खड़ा हुआ और चेनये की ओर हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा धूप जैसी मुस्कान से दमक रहा था। इस क्षण से चेनये को ऐसा लगा जैसे अनुक्रम महाशक्तियों का द्वार उसके लिए आधा खुल चुका हो। ... चाय के कप से भाप की एक हल्की सी लकीर धीरे से उठी। सर्वनाश की इस अवस्था में अब तक चेनये ने पहली बार चाय पी थी। जो चाय उन्हें पहले पसंद नहीं थी, अब वह ताजगी भरी, सुगंधित और स्फूर्तिदायक लग रही थी। चेनये को तंबू में आमंत्रित किया गया था। तंबू के अंदर केवल चेनये, चूचे और नाना ही मौजूद थे। मैं अपना परिचय देता हूं, चूचे, पाथफाइंडर सीक्वेंस। नाना, तलवार अमर अनुक्रम। चेनये, ठीक है, यांत्रिक अनुक्रम। चूंकि उन्होंने ये निर्धारित कर लिया है कि मैं मैकेनिक सीक्वेंस हूं, तो बेहतर होगा कि मैं मैकेनिक सीक्वेंस के महामानव की भूमिका को ठीक से निभाऊं। एक और है, आपको उसे देखना चाहिए था, वह विशालकाय आदमी। वह टाइटन सीक्वेंस है और वह अभी आराम कर रहा है। आपने हाल ही में मैकेनिक सीक्वेंस को सक्रिय किया होगा, है ना? एक नवविकसित सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ता के रूप में आपके मन में कई प्रश्न होंगे। जब मैं तुम्हारी ही तरह था, यानी जब मैंने अभी अभी सीक्वेंस सुपरपावर्स हासिल की थी, तब मैं भी पूरी तरह से भ्रमित था। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चेनये ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैकेनिक सीक्वेंस क्या है? चूचे ने चेनये को आश्चर्य से देखा। सैद्धांतिक रूप से अनुक्रम महाशक्तियों का नवजागृत प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने जीन से कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन मेरे सामने बैठा यह व्यक्ति ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता? चूचे ने अपने संदेह को दबाए रखा, चाय की चुस्की लेने के लिए अपना कप उठाया और फिर कहा, जहां तक मुझे समझ में आया है, मैकेनिक सीक्वेंस के पास मशीनरी के लिए एक ऐसी प्रतिभा है जिसे आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। उनमें यांत्रिक संचालन और सिद्धांतों के बारे में सहज ज्ञान होता है। मैकेनिक सीक्वेंस को एक प्रकार का सपोर्ट सीक्वेंस माना जाता है। अगर यह शांति का समय होता तो मैकेनिक सीक्वेंस सबसे आदर्श सीक्वेंस में से एक होता, लेकिन कितना अफसोस की बात है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूचे की व्याख्या के बाद चेनये को तथाकथित अनुक्रम महाशक्तियों के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई। चूचे की व्याख्या सुनकर चेनये को अनुक्रम महाशक्तियों की विशाल जटिलता का गहरा एहसास हुआ। सीक्वेंस सुपरपावर्स के 100 से भी अधिक प्रकार हैं। यहां तक कि चूचे को भी अनुक्रम महाशक्तियों के कुछ ही प्रकारों के बारे में पता है। अनुक्रम महाशक्तियों की एक बड़ी संख्या अभी भी अज्ञात अवस्था में है। आखिरकार प्रलय तो कुछ ही महीनों से चल रही है। प्रत्येक सीक्वेंस सुपरपावर की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। इन्हें आगे कई प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि युद्ध दृश्य, सहायक दृश्य, अलौकिक दृश्य। यहां तक कि प्रत्येक देश की अपनी अनूठी परंपराएं भी होती हैं। शिया देश में स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस, सेलेस्टियल मास्टर सीक्वेंस और अन्य सीक्वेंस मौजूद हैं। इस द्वीप देश में निंजा सीक्वेंस, शिकिगामी सीक्वेंस आदि मौजूद हैं। उनके बगल में खड़ी युवा लड़की नाना जिया देश की अद्वितीय तलवार अमर अनुक्रम की सदस्य है, जो तलवारों के लिए विशेष प्रतिभा के साथ पैदा हुई है। दरअसल विसंगतियां 2025 में ही उभरने लगी थीं। शुरुआत में यह विशेष रूप से गंभीर नहीं था, इसलिए विभिन्न देशों की सरकारें इससे निपटने में सक्षम थीं। उस समय तक लोगों में सीक्वेंस सुपरपावर जागृत होने लगी थी। चूचे ने शांत भाव से वह जानकारी साझा की जो उसे पता थी। इस जानकारी का अधिकांश भाग चेनये ने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए चेनये ने विशेष ध्यान से सुना। विसंगतियों को मारा नहीं जा सकता, केवल अनुक्रम महाशक्तियां ही विसंगतियों से निपट सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, विसंगतियों के विरुद्ध अनुक्रम महाशक्तियां केवल कुछ हद तक ही प्रभावी हो सकती हैं। निम्न स्तरीय अनुक्रमों के लिए विसंगतियों को मारना कठिन है, कुछ तो ऐसा कर ही नहीं सकते। शिंगहुआ कस्बे की सफेद पोशाक वाली कैंची चलाने वाली महिला को तो सभी विसंगतियों में बहुत शक्तिशाली भी नहीं माना जाता है। फिर भी आयरन लान और नाना मिलकर केवल अपनी जान बचा सके। लौह शेर ने जीवित रहने के लिए अपना एक हाथ खो दिया। मानव अनुक्रम की महाशक्तियां अभी भी विसंगतियों के विरुद्ध बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा विसंगतियां लगातार और भी मजबूत होती जा रही हैं। मानवता का भविष्य बेहद अंधकार में है। चूचे ने बहुत ही सलीके से और धीरे धीरे बात की, लेकिन चेनये जितना ज्यादा सुनता गया उसका मूड उतना ही खराब होता गया। केवल मौजूदा विसंगतियों के कारण ही मानव समाज का पतन हो चुका था, जिससे विशाल शहर मानव निषिद्ध क्षेत्र बन गए थे। और ये विसंगतियां अभी भी विकसित हो रही हैं और भी अधिक शक्तिशाली होती जा रही हैं। क्या मानवता के लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? मानव निर्मित शहर विसंगतियों के अड्डे, मानव निषिद्ध क्षेत्र बन गए हैं। इसी बीच चूचे ने चेनये को परेशान कर रहे एक सवाल का जवाब भी दे दिया। काफिला इतने लंबे समय तक अपेक्षाकृत सुरक्षित क्यों रहा? इन सब की वजह चूचे का क्रम था। चूचे एक पथ प्रदर्शक अनुक्रम है। इस अनुक्रम में आक्रमण करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन इस अनुक्रम के महामानवों के पास एक विशेष क्षमता होती है। वे एक निश्चित सीमा के भीतर विसंगति की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और इसके भीतर से एक सुरक्षित रास्ता खोजें। इसी वजह से सड़क पर मौजूद असामान्यताओं द्वारा काफिले पर कभी हमला नहीं हुआ है। साथ ही विसंगतियां मनुष्यों की ओर आकर्षित होती हैं। काफिले में जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक विसंगतियां आकर्षित होंगी। इसलिए केवल निरंतर गति बनाए रखकर और विसंगति के पीछा करने से बचकर ही वे जीवित रह सकते हैं। इसी वजह से काफिला हमेशा चलता रहता है। सर्वनाश के दौरान होने वाले पलायन का कोई निश्चित गंतव्य नहीं होता, एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना होता है। चेनये, अब आप हमारे काफिले में चौथे सीक्वेंस सुपरपावर उपयोग करता हैं। आपके शामिल होने से हमारा काफिला और भी सुरक्षित हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। चूचे ने चेनये की ओर देखते हुए मुस्कुराया। युवा तलवार अमर नाना ने भी चमकती आंखों से चेनये की ओर देखा। चेनये ने कंधे उचका दिए। अगर वह शामिल नहीं होता तो वह और क्या कर सकता था? क्या उसके पास कोई और विकल्प था? चेनये ने हाथ बढ़ाकर चूचे से हाथ मिलाया। वैसे कैप्टन चू, मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे काफिले में पेट्रोल है? हमारे पास पेट्रोल तो है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप इसके बदले क्या देना चाहते हैं। हमारे काफिले में सभी आवश्यक सामग्रियां आपको स्वयं एकत्र करनी होंगी या दूसरों के साथ उनका आदान प्रदान करना होगा। अदला बदली। रुको, मैं अब सीक्वेंस सुपरपावर्स का उपयोग करता हूं और फिर भी मुझे उन्हें बदलना पड़ेगा। क्या सीक्वेंस सुपरपावर्स के कोई फायदे नहीं हैं? क्या आपने अभी अभी मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था? क्या हम एक आंतरिक ट्रेडिंग सत्र आयोजित कर सकते हैं? हम अभी अभी शिंगहुआ कस्बे से निकले हैं, सबके पास पर्याप्त सामान होगा। हम अपने पास जो कुछ है उसे अपनी जरूरत की चीजों से बदल सकते हैं।
चूचे ने चेन ये को आंख मारते हुए कहा, जब तक तुम कीमत चुका सकते हो तुम जो चाहो उसके बदले में कुछ भी ले सकते हो। ये सुनकर चेन ये का दिमाग अपने आप सक्रिय हो गया। क्या यह आंतरिक ट्रेडिंग सत्य था? वह शायद अपनी तिपहिया साइकिल को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक सामान के बदले में उसे कुछ सामान दे सके। ये सोचकर चेन ये के मन में उत्सुकता जागृत हो गई। संपर्क, सेवा की शर्तें। सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C12, आपूर्ति का आदान प्रदान। जल्द ही चेन ये को इस काफिले के जीवित रहने के नियम समझ में आ गए। इस काफिले में भी आम लोगों की ही संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन आम लोगों की क्षमताएं सीमित थीं और वे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ थे, इसलिए उनसे गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त करना मुश्किल था। उससे पहले उपलब्ध व्यापारिक साझेदार केवल ये कुछ ही सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता थे। काफिले का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से पाथफाइंडर सीक्वेंस के चूचे ने किया। इस क्रम के महामानव जन्मजात नेता थे। काफिले का प्रबंधन काफी ढीला ढाला था, बिल्कुल चूचे की तरह। चूचे की काफिले के प्रबंधन के लिए केवल एक ही शर्त थी, निष्पक्षता। चाहे वह खुद चूचे हो या काफिले का सबसे आम आदमी जिसे भी सामान की जरूरत होती थी, उसे या तो खुद बाहर जाकर उसे ढूंढना पड़ता था या बदले में उसके बराबर की चीजें देनी पड़ती थी। ठीक वैसे ही जैसे चेन ये ने लोगों को रात में दूसरों के तंबू में प्रवेश करते देखा था, जब तक वे एक निश्चित कीमत चुकाते थे तब तक वे जीवित रह सकते थे। चेन ये को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सर्वनाश के संदर्भ में निष्पक्षता के सिद्धांत को कायम रखना पहले से ही काफी दुर्लभ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह नवनियुक्त अनुक्रम महाशक्ति उपयोगकर्ता चेन ये का स्वागत कर रहा हो। चूचे, नाना और अभी भी ठीक हो रहे उस लंबे चौड़े आदमी ने मिलकर छोटी सी सामान की अदला बदली की बैठक आयोजित की। कल शिंगहुआ कस्बे से कई लोग भाग निकले थे और इन लोगों ने अलग अलग मात्रा में कुछ सामान हासिल कर लिया था। आज की यह ट्रेडिंग घटना सभी के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस व्यापारिक आयोजन के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। जब तक दोनों पक्ष सहमत थे तब तक इसकी अनुमति थी। ये पूरा ट्रेडिंग इवेंट 2 घंटे के लिए निर्धारित किया गया था। 2 घंटे बाद उन्हें निकलना ही पड़ा। लगातार तनाव की स्थिति में जी रहे बचे हुए लोगों के लिए यह व्यापारिक आयोजन निस्संदेह वसंत की बारिश की तरह था और कई लोगों के चेहरों पर दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। कई ऑफ रोड वाहनों के ट्रंक पूरी तरह से खुले हुए थे। वाहनों से लोगों ने अपनी डिग्गियों से सारा सामान बाहर निकाला और उसे प्रदर्शित किया। चेन ये ने भी अपनी मोटरसाइकिल से सामान निकाला और उसे प्रदर्शित किया। बेशक चेन ये स्वाभाविक रूप से सिगरेट जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करेगा। काफिले में चेन ये की मोटर तिपहिया साइकिल और कई मोटरसाइकिल और साइकिलों को छोड़कर अन्य वाहन शामिल थे। कुल मिलाकर 4 पहिया वाहन थे। 2 संशोधित ऑफ रोड वाहन, एक बस और एक छोटी कार। ये दोनों मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन क्रमशः चूचे और नाना के थे। वह बस टाइटन सीक्वेंस के उस विशालकाय व्यक्ति की संपत्ति थी जो अभी भी स्वास्थ्य लाभ से उबर रहा है। बाकी बची छोटी कार की बात करें तो हैरानी की बात यह है कि वह इस काफिले में शामिल दिग्गज महिला सेलिब्रिटी की थी। चेन ये ने भी इस महिला सेलिब्रिटी को देखा। 20 वर्ष की आयु की एक महिला जिसने साधारण जीन्स और ऊपर से सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल बहुत अच्छे से संवारे हुए थे। उनके चेहरे की नाजुक बनावट उन्हें बिना ज्यादा मेकअप के भी खूबसूरत और मनमोहक बनाती थी। वह कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन चेन ये को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। नमस्कार झू लैन, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब उसके सामने मौजूद महिला ने अपना नाम बताया तभी चेन ये को अचानक एहसास हुआ। चेन ये, मैंने तुम्हारा काम देखा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मैंने सुना है कि आपके पास महिलाओं के कपड़े हैं, क्या मैं एक नज़र डाल सकती हूँ? दोनों ऑफ रोड वाहनों और छोटी कार के ट्रंक खुले हुए थे। चूचे की कार के ट्रंक में कुछ एक्सपायर्ड बिस्कुट और कोला थे जिन्होंने ट्रंक की लगभग आधी जगह घेर रखी थी। निकट भविष्य में भूख की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन ये को चूचे के संदूक में वह चीज भी मिल गई जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी, एक फोल्डेबल सोलर चार्जिंग पैनल। इस तरह की चीजें आमतौर पर उन पैदल यात्रा के शौकीनों के लिए आवश्यक उपकरण हुआ करती थी जो पहाड़ों और जंगलों में घूमने का शौक रखते थे। जब फोन और कैमरों की बैटरी खत्म हो जाती थी तो वे उन्हें रिचार्ज करने के लिए सोलर चार्जिंग पैनल का उपयोग कर सकते थे। अगर यह चेन ये के हाथ लग जाए और इसे अपग्रेड किया जाए तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश चेन ये को अब बिजली की नहीं बल्कि गैसोलीन की जरूरत थी। चेन ये को चूचे के ट्रंक में काफी सारे कपड़े भी मिले जिनमें विंड ब्रेकर, ऊनी जैकेट और जल्दी सूखने वाले कपड़े शामिल थे। स्पष्ट रूप से इन्हें विशेष रूप से एकत्र किया गया था। इस वर्तमान प्रलयकारी स्थिति में इस प्रकार के वस्त्र सबसे उपयुक्त थे। उन्हें गैसोलीन के 2 बड़े बैरल भी मिले। चेन ये को चूचे के ट्रंक में कुछ अजीब जानवरों की खालें भी मिलीं। एक गहरे लाल रंग की खाल ने विशेष रूप से चेन ये का ध्यान आकर्षित किया। ये खाल मुझे पहले जियांगचेंग से भागते समय मिली थी। मुझे इसके विशिष्ट उपयोग के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको कम कीमत पर दे सकता हूँ। मुझे चावल की वो बोरी दे दो जो तुम्हारे पास है। अप्रत्याशित रूप से चूचे की नज़र चेन ये के चावल के थैले पर पड़ी। चावल की बोरी के बदले किसी अनजान खाल का सौदा करना सरासर असंभव था। चेन ये ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। छी, कंजूस, तो फिर मुझे हुआजी सिगरेट के 2 कार्टन क्यों नहीं दे देते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूचे की बेतुकी मांगों के कारण चेन ये इस लालची नेता के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था।
कंजूस, आप उस पेट्रोल के बदले क्या लेना चाहेंगे? चेनये ने चूचे के गैसोलीन के 2 बड़े बैरल की ओर इशारा करते हुए पूछा। चूचे ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, इंस्टेंट नूडल्स का 1 पैकेट, 10 स्निकर्स बार, 5 जिन चावल। चेनये ने इस बारे में सोचा और आसपास और अधिक छानबीन करने का फैसला किया। आखिरकार चूचे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास पेट्रोल था। चेनये युवती नाना के संदूक के पास आया। ऑफ-रोड वाहन का ट्रंक बड़ा था, लेकिन उसका कम से कम आधा हिस्सा विभिन्न प्रकार के कपड़ों से भरा हुआ था। खाने में तरह तरह के स्नैक्स थे, जिनमें मुख्य रूप से इंस्टेंट नूडल्स शामिल थे। वहां अच्छी तरह से पैक किए गए प्रोसेस्ड मीट के कई बैग भी थे, हालांकि यह पता नहीं था कि वे एक्सपायर हो चुके थे या नहीं। और कई हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल। चेनये, ये सभी हैंडहेल्ड कंसोल नवीनतम मॉडल हैं, कैसा रहेगा, क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? मैं आपको कम कीमत पर दे सकता हूं, बस मुझे आटे की वह थैली दे दीजिए जो आपके पास है। चेनये को हैंडहेल्ड कंसोल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये तो सर्वनाश का समय था, भला ऐसे उपकरणों से खेलने का समय किसके पास था। वाहन के डिब्बे के अंदर कई चाकू भी थे, जिनमें लंबे और छोटे दोनों तरह के ब्लेड थे। ये सभी चाकू मुझे पहले एक विला में मिले थे। कैसा रहेगा? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कम दाम में दे सकता हूँ। वह लंबा चाकू 10 जिन आटे के बदले, आपका क्या ख्याल है? जब नाना ने चेनये को लंबी छुरी को देखते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसका परिचय दे दिया। 10 जिन, तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? आप उस पेट्रोल के बदले क्या लेना चाहेंगे? 20 जिन चावल। चेनये, अंत में बस के सामान रखने की जगह आ गई। बस में सबसे अधिक सामान था, क्योंकि ये सामान सिर्फ उस बड़े आदमी का ही नहीं था, इनमें से कई सामान बस में सवार अन्य लोगों का भी था। कई लोग बस के स्टॉल के आसपास घूम रहे थे। इस स्टॉल पर सिर्फ तरह तरह के खाने ही नहीं थे, बल्कि दुर्लभ किस्म के गोमांस और मछली के डिब्बाबंद उत्पाद भी काफी मात्रा में मौजूद थे। बेसबॉल बैट, इंस्टेंट नूडल्स, अंडरवियर, टॉयलेट पेपर और यहाँ तक कि फ्रूट ब्रांड के कई लैपटॉप भी। वहाँ फ्रूट ब्रांड के फोनों का एक पूरा डिब्बा भी था। चेनये ने एक आउटडोर पावर बैंक भी देखा, जो विशेष रूप से कैंपिंग उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया था और जिसकी क्षमता 2 किलोवाट घंटे थी। चेनये ने इस तरह के पावर बैंक पहले भी देखे थे। अच्छे पावर बैंक की कीमत 10,000 से अधिक होती है, जबकि सस्ते पावर बैंक की कीमत कुछ हजार होती है। लेकिन इस प्रलय के समय में चार्जिंग भी एक समस्या बन गई थी, इसलिए ऐसी उच्च क्षमता वाले पावर बैंक केवल सजावटी वस्तु ही रह गए थे। वहां कई राइस कुकर और माइक्रोवेव ओवन भी थे। चेनये को वाकई में कुछ ऐसा दिख गया जो वह चाहता था। यह मरम्मत के औजारों का एक सेट था, जिसमें स्क्रूड्राइवर, सॉकेट बिट, रिंच और स्क्रूड्राइवर शामिल थे। मोटर ट्राइसाइकिल को अपग्रेड करते समय पुर्जों को अलग करने के लिए उपकरण न होने के कारण सिस्टम को बहुत सारे अतिरिक्त स्लॉटर पॉइंट्स खर्च करने पड़े थे। अब जब यह मान्यता मिल चुकी थी कि उसके पास मैकेनिक सीक्वेंस है, तो उसके पास मरम्मत के औजारों का सेट क्यों नहीं होगा? श्रीमान चेन, क्या आप मरम्मत उपकरणों के इस सेट में रुचि रखते हैं? श्री चेन के पास मैकेनिक सीक्वेंस है। अगर आपके पास मरम्मत के उपकरणों का ये सेट होता, तो निश्चित रूप से आधे प्रयास से आपकी दक्षता दोगुनी हो जाती। श्री चेन, अगर आप चाहें तो हम आपको कम कीमत पर दे सकते हैं। चश्मा पहने हुए, लगभग 30 वर्ष के एक गंजे व्यक्ति ने कुछ हद तक खुशामद भरी मुस्कान के साथ कहा। चेनये ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, आप इसे कैसे बदलने की योजना बना रहे हैं? 10 जिन चावल या 2 डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स, कैसा रहेगा? संपर्क, सेवा की शर्तें, सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C13, ऐसी बेशर्मी। चेनये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, इस व्यक्ति द्वारा बताई गई कीमत थोड़ी ज्यादा थी। सर्वनाश की स्थिति में भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी, लगभग किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान। विशेषकर चावल जैसे बिना पैक किए हुए मुख्य खाद्य पदार्थ। कई लोग लंबे समय से इंस्टेंट नूडल्स और पैक किए हुए खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर थे। शिंगहुआ कस्बे से भागे लोगों में से बहुत कम लोग अपने साथ चावल लाए थे। उनमें से अधिकतर ने मूर्खतापूर्वक चिप्स, बिस्कुट और इंस्टेंट नूडल्स ले लिए थे। आटा और चावल की कमी थी। चेनये को भौहें चढ़ाते देख सामने वाले व्यक्ति ने बहुत सावधानी से कहा, अगर श्रीमान चेन सचमुच यही चाहते हैं तो 5 किलो चावल काफी होंगे। या फिर अगर श्री चेन 2 बार बस की मरम्मत मुफ्त में कर दें, तो मैं आपको मरम्मत के औजारों का ये सेट मुफ्त में दे दूंगा। ये कहते हुए वह व्यक्ति चेनये के चेहरे के हाव भाव का अध्ययन करता रहा। काफिले में 100 से भी कम लोग थे, इसलिए चेनये के मैकेनिक सीक्वेंस सुपरह्यूमन होने की खबर काफिले में मौजूद सभी लोगों में तेजी से फैल गई। चेनये एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है, उसके सामने खड़ा व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने जल्दी से मरम्मत के औजारों को चेनये की मोटर तिपहिया साइकिल पर लादने में मदद की। इसके बाद चेनये ने कुछ मसाले, नमक, तेल आदि का लेन देन किया। उन पैकेटों को बदलने में केवल कुछ पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का ही खर्च आता है। आधा घंटा शेष रहते हुए 2 घंटे का ट्रेडिंग समय बचा था। चेनये ने अभी तक पेट्रोल नहीं खरीदा था, इससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। पेट्रोल केवल चूचे, नाना और आयरन लान के पास ही उपलब्ध था, जो अभी तक नहीं आया था। लेकिन उन तीनों की मांग की गई कीमतें लगभग एक जैसी थीं, बहुत अधिक। क्या उसे सचमुच इसके बदले चावल का सौदा करना पड़ेगा? उसने खुद भी कई दिनों से चावल नहीं खाए थे। उसे इसे छोड़ने में सचमुच कुछ हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हो सकता है कि वह उस रहस्य का इस्तेमाल पेट्रोल और नानी के चाकू के बदले में कर सके। उसे अपने लिए पेट्रोल चाहिए था, उसे नानी का चाकू भी चाहिए था। एक निगाह लगातार चेनये पर टिकी हुई थी।
उस निगाह का मालिक सर्वनाश से पहले की मशहूर हस्ती और वर्तमान में छोटी कार की मालिक जो लैन थी। अन्य महिलाओं की तुलना में इस महिला के पास बहुत कम सामान था, केवल कुछ ही वस्तुएं थीं। फिर भी कई लोग उसके स्टॉल के सामने रुके रहे। चेन को हिचकिचाते देख उसने अपने होंठ काटे, अचानक खड़ी हो गई, अपनी कार का पिछला दरवाजा खोला और पिछली सीट से एक चौकोर धातु का डिब्बा निकाला। बहन, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? उसी क्षण एक युवक अचानक दौड़कर आया और उसने जो लैन का हाथ पकड़ लिया। वह सुंदर था, उसकी शक्ल जो लैन से 5-6 गुना मिलती जुलती थी। अगर वह लड़की होती तो शायद वह बेहद खूबसूरत होती। शाओ शाओ, छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। बहन, क्या तुम पेट्रोल का ये डिब्बा किसी को देने की योजना बना रही हो? युवक ने हठपूर्वक कहा। बेवकूफ बच्चे, हमारे भाई बहनों को भी ये पेट्रोल मुश्किल से मिला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? युवक ने आधे संदेह और आधी उम्मीद के साथ कहा। सचमुच? जो लैन ने युवक के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सच है। युवक के छोड़ने के बाद जो लैन तेल का डिब्बा लेकर चेन ये की ओर बढ़ी। श्रीमान चेन, मेरे पास पेट्रोल का एक डिब्बा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे आपसे बदल सकता हूं। जब चेन ये चावल के बदले पेट्रोल लेने के बारे में हिचकिचा रहा था, तभी अचानक जो लैन प्रकट हो गई। आपकी कीमत क्या है? 10 किलो चावल। अगर श्री चेन को यह असुविधाजनक लगे तो 8 किलो चावल भी चलेगा। चेन ये की भौहें तन गईं। पहले चूचे और नाना के पास भी पेट्रोल था, लेकिन दोनों ने 20 किलो चावल मांगे थे। उसके सामने खड़ा ये सर्वनाश से पहले का सेलिब्रिटी सिर्फ 8 ही चाहता था। वह कीमत लगभग अविश्वसनीय रूप से सस्ती थी। चेन ये की झिझक को भांपते हुए जो लैन ने धीरे से समझाया, मेरे पास अभी भी एक कैन पेट्रोल बचा है, जो अगले आपूर्ति बिंदु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। मैं इसे श्री चेन को इतने सस्ते में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो श्री चेन मेरी थोड़ी मदद कर देंगे। ये सुनकर चेन ये ने ऊपर देखा और अपने सामने मौजूद सर्वनाश से पहले की हस्ती का जायजा लिया। वह तुरंत ही उसके इरादे समझ गया। सर्वनाश से पहले एक सेलिब्रिटी होने के नाते इस माहौल में वह रात में एक जुगनू की तरह थी। उसकी दुकान के सामने मंडरा रहे कामुक पुरुषों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। वह एक सेलिब्रिटी थी। अगर इस काफिले ने कुछ अनुशासन नहीं बनाए रखा तो शायद दूसरे काफिले पहले ही। जैसे जैसे प्रलय का सिलसिला लंबा खींचता गया, पुरानी सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गई। हो सकता है कि एक दिन ये पूरी तरह से बर्बर युग में वापस लौट जाए। तब उसकी सेलिब्रिटी छवि उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी, बल्कि वह निशाना बन जाएगी। चूचे और नाना ने पहले से ही अपने चारों ओर निश्चित घेरे बना रखे थे, लेकिन जो लैन उन दायरों से बाहर निकलकर घूमने लगी। वह भी जो कर रही थी वह संभवतः सुरक्षा खोजने की कोशिश थी। आखिरकार कम से कम उसे नवजागृत सीक्वेंस सुपरह्यूमन के रूप में तो गिना ही जा सकता था। चेन ये एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, पर्याप्त नहीं है। जो लैन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। श्रीमान चेन, आपको और क्या चाहिए? जो लैन के पास ज्यादा सामान नहीं था। उसके छोटे से समूह में केवल वह और उसका छोटा भाई ही थे। जब वे शिंगहुआ कस्बे में थे तब भी भाई बहन ज्यादा सामान इकट्ठा करने में असफल रहे थे। वे औसत जीवित बचे लोगों की तुलना में मामूली रूप से बेहतर स्थिति में थे। पेट्रोल से भरा ये डिब्बा छोड़ देना ही उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण था। उस गैसोलीन को हासिल करने के लिए उसे कई विसंगतियों का सामना करना पड़ा और वह लगभग मरते मरते बची। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने इस तरह मुंह खोला मानो वह बिना कुछ दिए कुछ पाना चाहता हो। जो लैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से घूरते हुए उसकी पहले की कोमल आंखें अब तीक्ष्णता से भर उठीं। वह जानना चाहती थी कि वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है और ऐसी बातें कैसे कह सकता है। आप, श्रीमान चेन, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वह कुछ ज्यादा ही है? जो लैन ने दांत पीसते हुए यह बात कही। चेन ये के चेहरे पर अपराधबोध का कोई निशान नहीं था। शायद आप मेरे कलेक्शन में से कुछ कपड़े चुन सकती हैं जो आपको पसंद हों। और हाँ मिस जो, अगर आपके पास वाकई कोई और विकल्प होता तो आप यहाँ खड़ी नहीं होती। अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो शायद मैं आपको जानने के योग्य भी न होता। लेकिन अब यही तो प्रलय है। मैं एक सीक्वेंस सुपरह्यूमन हूं और तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। आप तय करें। आप। जो लैन का सीना गुस्से से फूल रहा था। अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो चेन ये जैसा कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं करता। उन दोनों के बीच सबसे बुनियादी बातचीत भी नहीं होती। पर अब जो लैन का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उस सेलिब्रिटी के दिल में अपमान की भावना छा गई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी नम हो गईं, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 30 सेकंड की खामोशी के बाद प्रलय से पहले की उस मशहूर हस्ती ने आखिरकार गुस्से में कहा, ठीक है, सौदा पक्का, संपर्क, सेवा की शर्तें।